हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के शुरू के 2 यूनिट मनी बैंकिंग और नेशनल इनकम अच्छे से कवर कर लिया होगा। बेटा एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपने वो नहीं किया कवर तो आप लेट हो। समझ रहे हो बात को। हमें आज रात 12 बजे से पहले पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करनी है और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज अपना खत्म करो, अगले 2 दिन में इंडियन खत्म करो। फिर बहुत कुछ है, मॉक टेस्ट है, सैम्पल पेपर है करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन, डेट डाटा, इवेंट चार्ट, बहुत कुछ है, इवेंट डायग्राम्स वगैरह। और मैं चाहता हूं कि जिस दिन आप पेपर देने जाओ उससे एक दिन पहले पूरा फ्री हो, ताकि एक बार क्विक रिकैप ले सको। शुरू से ही लेट करते चले जाओगे तो लास्ट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज रात तक मैक्रो पूरा का पूरा अच्छे से खत्म करो, ताकि इंडियन में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ही हमें मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने वो 2 चैप्टर में कोई डाउट कोई दिक्कत हो वो कमेंट में जरूर बताना, मैं काम करूंगा उस पर। और आराम से क्लास अभी 2-2.5 घंटे लेते हैं और ये तीनों यूनिट को खत्म करते हैं। गवर्नमेंट बजट, एडीएएस और फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, इसको पूरा खत्म करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और एडीएएस से। सबसे पहले समझते हैं, ये पूरा यूनिट लूंगा मैं, 12 नंबर का पूरा यूनिट है एडीएस। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा यूनिट कवर करूंगा। और मैंने आपसे कहा था कि नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल की फॉर्मूले की एक अलग वीडियो भी आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि उसी तरीके से इस चैप्टर में भी सारे के सारे न्यूमेरिकल की एक अलग से वीडियो बनाऊं, सेपरेट। एवरी टाइप के न्यूमेरिकल मैं उसमें कवर कर लूंगा, जितने भी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड। एडी होता क्या है? साल भर में एक फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, साल भर में जितनी भी डिमांड हो रही है, सुई से लेकर जहाज तक की, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज की, सबकी डिमांड को मिलाकर कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और साथ में नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। प्राइवेट का कंजप्शन, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का कंजप्शन, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट। सबको ऐड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। इसका फॉर्मूला है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। लेकिन हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है। सो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी एडी इज इक्वल टू C प्लस आई, बिकॉज 2 सेक्टर में आपको पता है ना गवर्नमेंट होता है ना ही अब्रोड होता है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला है वो है C प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक कंपोनेंट थोड़ा डीपली आपको एक्सप्लेन करूं तो आप ध्यान से समझना। कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम पे। सर डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? इनकम आफ्टर टैक्स। इनकम में से टैक्स माइनस कर देंगे, फिर जो इनकम बचेगी ना उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और कंजप्शन उसी पे डिपेंड करता है। हायर द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, दूसरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो रिटर्न पे डिपेंड करती है। रिटर्न बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा रिटर्न होती चली जाएगी, इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है क्लास की? इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट होगा, चाहे क्लास रिटर्न हो चाहे ना हो, जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट होगा। उसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं क्लास को? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा, रिटर्न बढ़ेगा या इनकम बढ़ेगा तो। लेकिन यहाँ पे इनकम चाहे बढ़े जाए घटे, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होगा, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। जनरली सरकार करती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फर्म करते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जनरली। तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार भी बहुत सारे खर्चे करती है क्लास, चाहे सड़क बनाने का काम हो, कोई मशीनरी खरीदने का काम हो, बाहर से एयरक्राफ्ट खरीदने का काम हो, बाहर से कोई बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी खरीदने का काम हो। बहुत सारी क्लास सरकार काम करती है जो इन्वेस्टमेंट है। और बहुत सारी कंजप्शन के लिए सरकारी ऑफिसर्स को जो दिया जाता है क्लास, सरकारी राशन बांटा जाता है, वो सब कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। तो प्राइवेट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। हम जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो प्लस, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो माइनस, नेट एक्सपोर्ट। इन सबको ऐड करके क्लास आता है एग्रीगेट डिमांड। सो एडी का फॉर्मूला है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और इनको ऐड करेंगे एडी आएगा, बट इन 2 सेक्टर इकोनॉमी एडी का फॉर्मूला है C प्लस आई। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्लास, अब एडी का जो डायग्राम है वो कैसे बनता है? मैंने फॉर्मूला बताया C प्लस आई, तो ये है C क्या होता है क्लास? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और कंजप्शन डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम पे। इनकम जितनी बढ़ती चली जाएगी कंजप्शन उतना ही बढ़ेगा। बट अगर आपकी इनकम 0 है तब भी कुछ ना कुछ मिनिमम कंजप्शन होगा, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस
कंजप्शन। अब हमेशा ध्यान रखना, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। भले ही तुम्हारी इनकम जीरो है, कुछ ना कुछ तो कंजप्शन फिर भी होगा। उसी कंजप्शन को हम नाम क्या देते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन, डिनोटेड बाई ए बार या स्मॉल सी बार। सर पैसा कहां से आएगा? इनकम नहीं है तो पास्ट सेविंग्स एंड बोरोइंग आर द मेन सोर्सेस ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। पास्ट की बचाए हुए पैसे या बोरोइंग्स, ये दो क्या है क्लास? मेन सोर्सेस है ऑटोनोमस कंजप्शन के। फिर इनकम जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, इंसान कंजप्शन बढ़ाता चला जाएगा। एडी इक्वल टू सी प्लस आई, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। पूरे सिलेबस में केन्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट आपको कॉन्स्टेंट ही लेके चलना है। इन्वेस्टमेंट शुड बी कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट है। दोनों का डायग्राम ऐड करोगे, ये है सी, ये है क्लास आई, मतलब कि एडी, और एडी और सी के दोनों का जो बीच का गैप है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, ये है सी, ये एडी, दोनों के बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट है, वो क्या है क्लास? इन्वेस्टमेंट। तो जैसा सी बनता है वैसी एडी बनेगा। एडी ऊपर से बनेगा क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है। जब सी कभी जीरो नहीं हो सकता तो एडी भी कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज एडी के अंदर ही सी आता है। जब सी ही जीरो नहीं हो सकता तो एडी कैसे जीरो होगा? ठीक है। सो एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, बट इन टू सेक्टर इकोनॉमी ना गवर्नमेंट है ना अब्रॉड है, तो एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई। सी का मतलब डिजायर्ड कंजप्शन, आई का मतलब डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि एक्चुअल पे बात नहीं करता, ये डिजायर्ड पे बात करता है। तो ये रहा सी, आपको बढ़ाना है अपने आप से 20, 25, 30, 35, 40, और आई को आपने कांस्टेंट रखना है। सी प्लस आई को ऐड कर देना, इनकम भी कांस्टेंटली बढ़ेगा। 0, 20, 40, आप 0, 10, 20, 0, 100, 200, 300 कैसे भी ले लेना, और सी प्लस आई को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड। स्केड्यूल हो गया, डायग्राम हो गया क्लास, मीनिंग हो गया, एग्रीगेट डिमांड पूरा का पूरा कवर हो गया। उसी तरीके से हमारा एग्रीगेट सप्लाई है। साल भर में जितनी भी सप्लाई हो रही है उसको हम लोग नाम देते हैं एग्रीगेट सप्लाई। जैसे साल भर की डिमांड को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, उसी तरीके से साल भर में होने वाली सप्लाई प्रोड्यूसर्स द्वारा वो एग्रीगेट सप्लाई है। इसके तीन कंपोनेंट, इसके भी दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन तो हम बता चुके हैं, पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया वो कंजप्शन है। इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च नहीं किया वो सेविंग्स है। और सेविंग शुरू में क्या होता है? माइनस, फिर धीरे धीरे सेविंग्स बढ़ने लग जाता है। तो दो कंपोनेंट है एएस के, दैट इज सी प्लस एस। एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला है सी प्लस एस। तो ये है क्लास आपका एस। सी का डायग्राम जानते हो, एस पहले नेगेटिव रहेगा, देखो पहले माइनस में है नीचे, फिर जीरो, फिर प्लस, और एएस जो बनेगा ये 45 डिग्री से बनेगा। सवाल है क्यों एएस 45 डिग्री से क्यों बनता है? ध्यान से समझना, एएस को ही वाई बोलते हैं। अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा? वाई इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम जो है वो कंजप्शन प्लस सेविंग के बराबर है। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला भी सी प्लस एस है। राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो वाई ही एएस के बराबर है। वाई मतलब इनकम, एएस मतलब आउटपुट। इनकम और आउटपुट हर जगह क्लास इस चैप्टर में बराबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे एएस है और यहाँ वाई है, दोनों आपस में बराबर है। ये 5 तो ये 5, ये 10 तो ये 10, ये 20, ये 20, ये 30, ये 30। तो जो लाइन पॉइंट से निकलेगा, आप अगर डॉट डॉट बनाओगे ना, आप बना के देखना घर पे, ये बराबर ये बराबर, दोनों एक्सिस बराबर है, तो ये बाइसेक्ट करके बीच से निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे पॉइंट से लेके निकलेगा, जिसकी वजह से क्लास ये बाइसेक्ट कर रहा है एक 90 डिग्री के एंगल को, इसीलिए क्या होता है 45 डिग्री का होता है। एएस इक्वल टू वाई, जहां भी इस पूरे चैप्टर में एग्रीगेट सप्लाई है वो इनकम के बराबर है। आप ये ध्यान रखना, ये 45 डिग्री से बनता है। कितने से क्लास? 45 डिग्री से। ठीक है, तो ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई। और इसका भी स्केड्यूल देख लो, सी ये रहा, एस ये रहा, दोनों को जोड़ो क्लास एएस आएगा। वही एएस किसके बराबर है? वाई के। तो वाई है 100, 200, 300, कंजप्शन 70, सेविंग 30, दोनों को जोड़ा तो एएस भी 100। यहाँ पे जब इनकम बढ़ी 200 हुई तो कंजप्शन 140, सेविंग 60, तो ये 200, फिर बढ़ी ये 200, ये 100, ये 300। तो एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, और वाई जो है वो भी सी प्लस एस के बराबर है, इसीलिए एएस वाई के बराबर हो गया। देखो ये ना, ये जो वाई है ये एएस है, आपको दोनों बिल्कुल सेम मिलेगा। और एएस को 45 डिग्री लाइन भी कहा जाता है। वो किस लिए? क्योंकि एएस के जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है दोनों बराबर है। एएस और वाई दोनों आपस में बराबर है, जिसकी वजह से जो पॉइंट बनते हैं ना वो क्लास बाइसेक्ट होके बिल्कुल लीनियर बन जाते हैं बीच से, और वो क्लास बाइसेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से 90 डिग्री का बाइसेक्ट कितना होगा? 45 डिग्री। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको एक डायग्राम में बना के दिखाऊं मैं तो देखना एक डायग्राम में कैसे बनेगा। देखो ये हो गया क्लास आपका एएस, ठीक है, 45 डिग्री लाइन हो गया। ये हो गया सी, ठीक है। अच्छा, एएस और वाई जहां दोनों बराबर हैं, एएस का मतलब क्या होता है? वाई, वाई इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास? ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मैं इसी डॉट पे सेविंग्स का बनाऊं
तो यहाँ से अगर ये मान लो 20 है प्लस का, तो ये -20 से ही शुरू होगा और इस पॉइंट से छू के निकलेगा। ये एएस का डायग्राम है, इस तरीके से पूरा डायग्राम बना के दिखाया मैंने। ये है सेविंग्स, तो यहाँ पे एस 0 है, ठीक है, एस क्या है क्लास 0। उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे वाई भी सी के बराबर है। ऑब्वियसली जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो बचत तो 0 होना ही होना है, तो ये यहाँ से निकलेगा। और ए एस 45 डिग्री से, तो ये कंप्लीट डायग्राम है। यहाँ रखोगे क्लास आप ए एस या वाई, यहाँ लेवल ऑफ इनकम, ये है सेविंग्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम लिख लो क्लास, ये कंप्लीट ए एस का डायग्राम है। ए एस 45 डिग्री लाइन बनता है। आप लोगों को इसका आंसर चाहिए हैंड रिटन में, तो मैंने इसका आंसर लिख रखा है, मुझे कमेंट में बताना। मैं टेलीग्राम पे और अपने व्हाट्सएप चैनल पे इसके वो शेयर कर दूंगा आंसर्स, ठीक है। चलो, आई होप क्लास ये समझ आ गया होगा। ए एस वाई के बराबर होता है और सारा डायग्राम पूरा का पूरा, जहाँ पे वाई सी के बराबर है उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे एस इस लाइन को छू के निकलेगा, एक्स एक्सिस को, ठीक है, यानी 0 रहेगा। और ये अगर 20 से शुरू हो रहा है तो ये -20 से शुरू होगा। लॉजिकली देखो ना, अगर मेरी इनकम 0 है, सी 20 है, तो एस -20 ही तो होगा, कुछ और तो हो ही नहीं सकता। कुछ और कर दिया इसका मतलब गलत कर रहे हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है ए एस हो गया, ए डी हो गया, कंपोनेंट हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट बता चुका हूँ, जहाँ वाई सी के बराबर है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे देखो, ये लाइन कौन सी है क्लास सी, तो शुरू में सी ऊपर है वाई नीचे है, तो भाई सेविंग्स जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब डिस सेविंग्स। फिर धीरे धीरे वाई ऊपर चला गया, वाई ज़्यादा हो गया, सी नीचे हो गया, फिर सेविंग्स। ऐसे तो होता है, शुरू में जेब से खाना पड़ता है, सेविंग्स से निकाल के खाना पड़ता है, सेविंग्स माइनस होती है, फिर धीरे धीरे सेविंग्स प्लस आने लग जाती है, जो पैसा कमाने लग जाते हैं तो सेविंग्स होने लग जाती हैं, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट ये वो पॉइंट है क्लास जहाँ पे इनकम कंजप्शन के बराबर है और सेविंग्स किसके बराबर है, 0 के, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट के इस चैप्टर में 2 अप्रोच है, एडीएएस अप्रोच, एसआई अप्रोच। अंडर एडीएएस अप्रोच एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एडी और एएस जहां पे दोनों बराबर हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं क्लास इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अंडर एडीएएस अप्रोच इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। तो देखो, ये रहा क्लास एग्रीगेट डिमांड, ये रहा एग्रीगेट सप्लाई, जहां दोनों बराबर होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब ये है क्लास, जहाँ पे जितने लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, काम करने के योग्य हैं, उनके पास काम है इकोनॉमी में, तो वो क्या है क्लास, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये एडीएएस है, ये वाई है, ये क्या हो गया क्लास आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। और ये बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से निकलेगा, ये एडी जहाँ दोनों बराबर है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो आप डायग्राम बना सकते हो, ये रहा वाई, ये रहा सी आई, एडी और एस, सी एस तो पहले से ही है, यहाँ पे आ गया ए एस। अगर आप इतना लंबा लंबा ना बनाना चाहो, सिर्फ आप ए डी बनाओ, सिर्फ आप ए एस बनाओ, और जहाँ एक जगह पे जहाँ दोनों बराबर होगा वो क्लास पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम का। अगर आपको कभी भी कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, तो डायग्राम और चार्ट, यानी कि जो स्केड्यूल और डायग्राम है वो आप कॉम्प्लीमेंट्री है, वो बना सकते हो, वो मांगेगा नहीं कि बनाओ। आप बनाओगे तो आपके आंसर्स में जान आएगी, तो बना दिया करो। स्केड्यूल में दिक्कत है, डायग्राम बना दिया करो एटलीस्ट। जितने डायग्राम बनाओगे टीचर लगेगा हाँ बच्चा डिटेल में आंसर दे रहा है, एक अच्छी इमेज बनती है बच्चे की माइंड में और अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। सो एडीएएस में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब एडीएएस के बराबर होगा। बट व्हाट हैपन इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस, अगर लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। हम ये नहीं कहेंगे तुम डिमांड कम करो, हम प्रोडक्शन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी टेंड्स टू बी लेस देन देयर डिमांड। प्रोड्यूसर्स नीड टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। होल एग्जिस्टिंग स्टॉक सोल्ड आउट, प्रोड्यूसर वुड सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। ध्यान रखना, अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो सामान है ना उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, प्रोडक्शन हमारे पास नहीं है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर्स काम करेंगे। सारा स्टॉक बिक चुका है, तो फिर अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अनफुलफिल्ड डिमांड, वो डिमांड को पूरे नहीं कर पाएंगे, तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। यहाँ पे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम कर देंगे, लोग डिमांड नहीं कर रहे, सप्लाई ज्यादा है, अनवांटेड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, तो अब क्या करोगे, प्रोडक्शन को कम करोगे। When AS is more than AD, the flow of goods and services in economy tends to exceed their demand. तो जो डिमांड हो रही है ना उससे ज्यादा ही आपने फ्लो कर दिया, सप्लाई ज्यादा हो गया। एज अ रिजल्ट सम ऑफ गुड्स रिमेन अनसोल्ड, कुछ माल नहीं बिकेगा। तो उस अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, कट इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कटौती करेगा। बराबर है तो इक्विलिब्रियम में डिमांड ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, डिमांड कम, प्रोडक्शन कम। नेक्स्ट, SI approach. Under saving investment approach, an economy is in equilibrium at a point where savings is equal to investment. ADAS में ADAS के बराबर है, saving investment में savings investment के बराबर है। In saving investment approach, equilibrium level of output is achieved when plan saving is equal to plan investment. जब
सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होगी तब इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगी। ये रहा क्लास इनकम, ये रहा सेविंग्स, ये रहा इन्वेस्टमेंट। तो इनकम जीरो, सेविंग पहले माइनस है, फिर जीरो है, फिर प्लस है, और इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट लेते हैं, दोनों को ऐड करोगे तो क्लास ये आ गया आपका वाई। अच्छा एक चीज समझना, सॉरी एक चीज समझना क्लास, ऐड नहीं करना दोनों को। एस आई अप्रोच है जहां पे एस आई के बराबर है, ये रहा। तो इस 200 लेवल ऑफ आउटपुट पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है जहां पे एस और आई दोनों क्या है क्लास, आपस में बराबर है। आई कांस्टेंट है, ये ले लिया कांस्टेंट। सेविंग्स पहले माइनस होगी फिर प्लस होगी, तो सेविंग्स देखो पहले माइनस, जीरो, फिर प्लस, और जहां एस आई के बराबर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। अगर आप दोनों एक साथ बनाओगे ना तो एक साथ ही बना सकते हो। देखो कैसे बनाओगे, मैं बना के दिखाता हूं आपको, बेहतर समझ आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो में कोई जल्दीबाजी नहीं करने वाला वीडियो छोटी करने के चक्कर में। आई नो कि यार एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा आ सकता है और ये फाइनल रिवीजन है आपका, तो एकदम डीपली अच्छे से मैं चाहता हूँ क्लास रिवीजन हो इसका, ठीक है। तो ये है क्लास आपका ए एस, और ये है ए डी, और ये हो गया इक्विलिब्रियम। एस आई में भी यहीं पे इक्विलिब्रियम में आएगा। ये हो गया क्लास आई, और ये हो गया क्लास आपका एस। तो एस आई अप्रोच में इकोनॉमी जहां पे इक्विलिब्रियम में आएगा, एडी एएस में भी वहां पे आएगा। यार अगर एडी एएस के बराबर है इसका मतलब एस भी आई के बराबर है, एक ही बात है, एक ही चीज है दोनों। यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पे एस आई, यहाँ लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पर ए डी ए एस। तो ए डी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई। ए एस का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस एस। सी सी कैंसिल हो गया और एस किसके बराबर हो गया, आई के। सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो अंडर ए डी ए एस अप्रोच इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर ए डी इज इक्वल टू ए एस, वेयर एज इन सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम वेयर सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट की बात होती है ना, वो दोनों के दोनों क्या होता है क्लास, आपका प्लान सेविंग्स प्लान इन्वेस्टमेंट होता है, एक्चुअल नहीं होता, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एडीएस अप्रोच हो गया, एस आई। अच्छा अगर एस आई के बराबर है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, बट व्हाट हैपन इफ एस इज ग्रेटर देन आई, अगर सेविंग्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा, देखो। तो इट इंप्लाइज दैट व्हेन प्लान सेविंग्स इज ग्रेटर देन द प्लान इन्वेस्टमेंट, जब सेविंग्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, इसका मतलब ओवरऑल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड रिमेन लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय द प्लान आउटपुट। यानी कि जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो कम है, लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं। तो भैया अगर लोग खर्च ही नहीं कर रहे तो आप प्रोडक्शन में क्या करोगे, कटौती करोगे। सम आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड, कुछ माल नहीं बिकेगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा क्लास, अनडिजायर्ड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, जिसके लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन में कटौती करेगा, लेसर प्रोडक्शन करेगा। इसका उल्टा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लोग ज्यादा खर्च करने को तैयार है, सेव कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन को बढ़ा दो, नहीं तो अनफुलफिल्ड डिमांड होगा। तो यहाँ पे अनफुलफिल्ड डिमांड है, प्रोडक्शन को बढ़ा दो, और यहाँ पे अनवांटेड स्टॉक है, प्रोडक्शन कम कर दो। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कह सकता हूँ 100% कि यार इस टॉपिक से सवाल पेपर में जरूर आएगा, दैट इज एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। बुरे से बुरा ये हो सकता है कि इस टॉपिक से घुमा के क्वेश्चन पूछ ले सीधा सीधा ना पूछे, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, बट हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाना तो तय है, ठीक है। क्या है टॉपिक, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, ये है एडी, पहले मेन डायग्राम बनाता हूँ, ये है एडी, ये है एएस। उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहां पे एडी एएस के बराबर है। जो मेन डायग्राम है वो बनाना। एक्सिस डिमांड में एडी ऊपर चला जाएगा, एडी डैश सी प्लस आई होता है एडी, प्लस एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आ गई। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के आने की वजह से एडी ऊपर चला गया। जब एडी ऊपर चला गया तो ये दोनों एडी की जो बीच का गैप है इसी लाइन से, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। बस और कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर, ये इन्फ्लेशनरी गैप, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा क्लास एडी और एएस, यहाँ पे एडी के साथ साथ एएस भी आएगा। ये हो गया इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि एडी डैश माइनस एडी या एडी वन माइनस एडी, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जहां एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। अब इसे कम कैसे करेंगे, जो हमने मनी बैंकिंग में पढ़ा था पहले, उसी तरीके से बैंकिंग वाले चैप्टर में जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी है उससे इसको कम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक्सेस डिमांड कॉजेज क्या क्या है, एडी के जो 5 के 5 कंपोनेंट है वो बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड, घटेगा तो डेफिसिट डिमांड। जैसे प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड का कारण बनेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो वो रीजन एक्सेस डिमांड का, गवर्नमेंट कंजप्शन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वो रीजन एक्सेस डिमांड का, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है
तो भी एक्सेस डिमांड होगा। इंपोर्ट घट रहा है तो भी लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो कहाँ से खरीदेंगे, देश के अंदर से, वो भी एक्सेस डिमांड का कारण बनेगा। टैक्स रेट में कटौती आ गई, टैक्स रेट कम हो गया, लोगों की इनकम बढ़ गई, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, वो भी एक्सेस डिमांड का कारण बनेगा। तो ये सारे रीजन है एक्सेस डिमांड का। डेफिशिएंट डिमांड बिल्कुल सेम डायग्राम है जो पहले बनाया था, एडी और एएस इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और फिर एडी को उसमें ऊपर किया था, इसमें एडी को नीचे कर दो, वहाँ प्लस डेल्टा आई था, यहाँ माइनस डेल्टा आई है, और ये जो दोनों एडी के बीच का गैप यहाँ पे है, इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये दोनों भी दोनों एडी के बीच का गैप है, एडी माइनस एडी वन, एडी माइनस एडी वन, वहाँ पे एडी वन माइनस एडी था, इतना ही फर्क है। जब भी एक्सिस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड की बात होगी, ये डायग्राम जरूर बनाना, बहुत इंप्रेसिव मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। इसके कारण क्या क्या है, प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, टैक्स रेट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज़्यादा, ये सारे रीजन है क्लास इसके। यानी जो एक्सेस डिमांड के रीजन थे उसका अपोजिट डेफिशिएंट डिमांड का रीजन है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, उनके पास काम है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि देश में बेरोजगारी नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी देश में बेरोजगारी हो सकती है, जिसमें से एक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जब इकोनॉमी मॉडर्न हो जाती है, तो जब मॉडर्नाइजेशन होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते, पुराने तकनीक, उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो बेरोजगार हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ने के लिए ढूंढते हो तो कुछ दिन आप बेरोजगार रहते हो बीच में, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, आपको काम करना ही नहीं है, मैं अपनी इच्छा से बेरोजगार हूँ, मुझे काम ही नहीं करना। रीज़न दो है, या तो मुझे इस सैलरी पे काम नहीं करना जो मुझे मिल रहा है, या तो मुझे काम ही नहीं करना, बहुत विरासत में मेरे को पैसा मिला हुआ है, मुझे काम नहीं करना, तो उसको बोलते हैं क्लास वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली मैं काम करना चाहता हूँ, काम करने के लायक हूँ, जिस रेट पे काम मिल रहा है मार्केट में, प्रिवेलिंग रेट पे भी काम करने को रेडी हूँ, काम ही नहीं है मार्केट में, तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो ये आप बहुत अच्छे से याद करके चलना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है पूछे जाने के, हाँ बट लेकिन ये चीज़ें पूछी जाती हैं। नाउ ये जो एक्सेस डिमांड है, जो डेफिशिएंट डिमांड है जिसकी हमने बात करी, उसे हम कंट्रोल कैसे करेंगे, हाउ टू कंट्रोल एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। दो पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये बिल्कुल सेम है जो हमने पढ़ा बैंकिंग चैप्टर के अंदर। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की पॉलिसी है। तो एक एक करे क्लास हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी पे बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है सरकार की जो कंट्रोल करती है एक्सिस और डेफिशिएंट डिमांड। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा सकता है, एक्सिस डिमांड को कैसे कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे कंट्रोल करना है, एक्सिस एम्प्लॉयमेंट या बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट को कैसे कंट्रोल करना है। एक ही चीज़ है, डेफिशिएंट डिमांड कैसे कंट्रोल करना है, डिफ्लेशनरी गैप को कैसे कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, अंडर एम्प्लॉयमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, ये बात बराबर है। तो क्वेश्चन घुमा सकता है नाम से, बट आप पहचान लेना, ठीक है। तो दो इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सुनना मेरी बात, अगर एक्सिस डिमांड है सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देगी, अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है तो सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देगी, डेफिशिएंट डिमांड में सरकार टैक्स रेट को कम कर देगी। एक्सिस डिमांड में सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देगी और डेफिशिएंट डिमांड में सरकार टैक्स रेट को कम कर देगी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, एक्सिस डिमांड में लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, टैक्स रेट बढ़ाएंगे, लोग डिमांड कम करेंगे। डेफिशिएंट डिमांड में लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, टैक्स रेट कम कर देंगे, सामान सस्ता होगा, इनकम बढ़ेगी, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो सरकार अपने एक्सपेंडिचर कम करेगी, सरकार का खर्चा लोगों की इनकम बनती है। तो अगर क्लास आप ये देखो कि कंट्री में सब लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार चाहेगी लोगों के हाथ से इनकम को छीन ले या इनकम ना दें, तो सरकार अपने प्रोजेक्ट कम कर देगी, अपने खर्चे कम करेगी, अपने जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट उन पे कम खर्चा करेगी ताकि लोगों के हाथ में कम पैसा जाए, वो डिमांड कम करें। डिफ्लेशन में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ा देगी, गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देगी जनता के ऊपर ताकि जनता को ज़्यादा पैसे मिले, वो डिमांड ज़्यादा करे, ठीक है। तो ये हो गया फिस्कल पॉलिसी। रही बात मॉनेटरी पॉलिसी की, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट फिर भी बता देता हूँ क्लास। मॉनेटरी पॉलिसी में दो मेजर्स होते हैं, पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं इसके अंदर क्या आता है, बैंक रेट या रेपो रेट। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है,
एक्सेस डिमांड कंट्रोल करना है, बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा दो, डेफिसिट डिमांड में कम कर दो, सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दो, इन्फ्लेशन में डिफ्लेशन में कम कर दो, यानी एक्सेस डिमांड में बढ़ा दो, डेफिसिट डिमांड में कम कर दो, एक ही चीज है। ओपन मार्केट में बताओ मुझे बच्चों, ओपन मार्केट ऑपरेशन में एक्सेस डेफिसिट डिमांड कैसे कंट्रोल होगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन है तो क्लास आपने बढ़ाना नहीं है, सेल करना है सिक्योरिटीज को, और डेफिसिट डिमांड अगर है तो सिक्योरिटीज को परचेज करना है, ठीक है। इसके अलावा क्लास रिवर्स रेपो रेट, अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो, डिफ्लेशन है, डेफिसिट डिमांड है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करना है तो आप इसे कम कर दो। जो हमने पढ़ा था सेम वही, ठीक है। क्वालिटेटिव में मार्जिनल रिक्वायरमेंट एक्सेस डिमांड में बढ़ा दो, डेफिसिट डिमांड में कम कर दो। मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन टेकन एंड एसेट मॉर्गेज, एसेट जो गिरवी रखी है और जो लोन ले रहे हो उसके बीच का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, उसको बोलते हैं क्लास क्वालिटेटिव मेजर्स। आई होप आप ये समझ गए कि एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड को मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से कैसे कंट्रोल किया जाता है। नाउ मूविंग टू सम न्यूमेरिकल पार्ट। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सॉरी, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंसान अपनी इनकम, ध्यान सुनते चले जाना, इनकम में से ही खर्च करता है, इनकम में से बचाता है। इनकम में से कितना खर्च कर दिया उसका रेशियो एपीसी, इनकम में से कितना बचा लिया उसका रेशियो एपीएस। तो एपीसी क्या है? पार्ट ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम, फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। अब हमेशा ध्यान रखना सी कभी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए एपीसी कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं होगा, एपीसी हमेशा पॉजिटिव होगा। एपीसी 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। एपीसी कैन बी इक्वल टू 1। और एपीसी किस पॉइंट पे 1 के बराबर होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे। एट ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी इक्वल टू 1, बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट पे वाई सी के बराबर होता है। ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा, तो क्या आएगा? 1। 4/4 1 होता है, 5/5 1 होता है, 1 करोड़ अपॉन 1 करोड़ भी 1 होता है। तो एपीसी ब्रेक इवन पॉइंट पे 1 रहेगा, 1 से छोटा हो सकता है। अगर एपीसी 0.7 है तो मुझे समझ आता है कि इंसान अपनी इनकम का 70% खर्च कर देता है। एपीसी अगर 1 है तो इसका इंसान अपनी इनकम का पूरा आई एम सॉरी 100% खर्च कर देता है। एपीसी अगर 0.75 है, इंसान अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है कंजप्शन पे। लेकिन जीरो नहीं हो सकता कभी, जीरो कैसे करेगा? कुछ तो खाएगा ना जिंदा रहने के लिए साल भर में। और ये आपकी बात नहीं हो रही, कोई इंसान कहता मैं नहीं खाऊंगा, तो भैया पूरे साल भर में सबकी बात हो रही है, मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग, किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे। 1 से बड़ा हो सकता है सर 1.2, इंसान अपनी इनकम के 120% खर्च कर रहा है, यानी कि 100 रुपए कमा रहा है तो 120 रुपए खर्च कर रहा है। इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। 120 खर्च कर रहा है वो, 20 रुपए क्या कर रहा है? सेविंग माइनस में चली जाएगी, सेविंग यहाँ पे -20 दिख जाएगा आपको। इनकम 100, खर्चा 120, तो बचत कितना है? -20। इसीलिए क्लास एपीसी 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो एपीसी कैन बी इक्वल टू 1 व्हेन सी इक्वल टू वाई, एपीसी कैन बी लेस देन 1 व्हेन सी लेस देन वाई, एपीसी कैन बी मोर देन 1 व्हेन सी मोर देन वाई। इट कैन नेवर बी जीरो एंड नेवर बी नेगेटिव। इनकी वैल्यू ध्यान रखना, बिकॉज एमसीक्यू में वैल्यू से ही क्वेश्चन आता है। केन्स का जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्लास समझना ये क्या कहता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन क्या कहता है कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती चली जाती है वो कंजप्शन पे खर्चा कंपैरेटिवली कम करता है, सेविंग्स बढ़ाता चला जाता है। लाइक मैं 100 रुपये कमा रहा था तो मैं 100 ही खर्च कर रहा था पूरे, कम पड़ रहा था वो भी। फिर मैंने 500 कमाया तो अब मैं 400 खर्च कर रहा हूँ, है ना, यानी 80% खर्च कर रहा हूँ। फिर मैंने 1 लाख कमाया तो अब मैं सिर्फ 40,000 खर्च कर रहा हूँ। यानी कि जब इंसान ज़्यादा पैसे कमाते चले जाता है तो वो कंजप्शन धीरे धीरे बढ़ाता है बट सेविंग तेजी से बढ़ाता है, पैसे बचाने ज़्यादा लग जाता है, तभी वो अमीर बन जाता है। आज मुकेश अंबानी के पास सब कुछ है, कल को उसकी सैलरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो वो क्या एक्स्ट्रा खर्च करेगा? भैया सब कुछ तो है। गरीब इंसान बढ़ाएगा कि भैया मुझे और खर्च करना और खर्च करना, मेरी चीज़ें पूर्ति नहीं हो पा रही। जो अच्छा कमा रहा है उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, सारी सुख सुविधा है उसके पास, तो कल को उसकी सैलरी बढ़ेगी तो वो सारा पैसा सेव ही तो होगा। तो ये केन्स बेसिकली क्या कहता है? केन्स पुट फॉरवर्ड अ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन according to which as income increases consumption increase but not by as much the increase in income। इनकम बहुत बढ़ रही है बट कंजप्शन थोड़ा सा बढ़ रहा है, ज़्यादातर पैसा सेव हो रहा है। तो गरीब लोगों का जो एपीसी है वो ज़्यादा होता है, यानी गरीब लोग अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं, अमीर लोग अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा बचाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा गरीब खर्च ज़्यादा करता है अमीर से, लेकिन परसेंटेज 1 लाख कमा रहा है तो 40,000 50,000 खर्च कर देगा, 50%। अब जो 10,000 कमा रहा है वो तो पूरा 9-10,000 पूरा खर्च कर देगा ना भाई, 100%। तो गरीब की एपीसी कम ज़्यादा होती है, सॉरी गरीब की एपीसी ज़्यादा और अमीर की कम, ये ध्यान रखना।
एपीएस बिल्कुल सेम है, इनकम का वो हिस्सा जो आप सेव कर रहे हो, इनकम का वो हिस्सा जो खर्च कर दिया, दैट इज कॉल्ड एपीसी। इनकम का वो हिस्सा जो आपने बचा लिया, खर्च नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एपीएस। फॉर्मूला एस अपॉन वाई, एपीसी सी अपॉन वाई, एपीसी एपीएस एस अपॉन वाई। यहाँ एलसीएम ले लोगे, सी प्लस एस वाई के बराबर होता है, तो कट के 1 आएगा। एक और फॉर्मूला बन गया एपीसी प्लस एपीएस 1। क्योंकि सेविंग्स जीरो होता है, सेविंग्स माइनस होता है, तो एपीएस भी जीरो माइनस हो सकता है। एपीएस कैन बी जीरो, एपीएस कैन बी नेगेटिव। एपीएस पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 1 से छोटा होगा, एपीएस कभी 1 नहीं होगा। अगर एपीएस 1 हो गया तो एपीसी जीरो हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। अब बच्चे बोलेंगे सर दोनों को मिला के 1 होता है, थोड़ी देर पहले तो आपने एपीसी को 1.2 लिया था। बिल्कुल लिया था, ये लो इसको 1.2 ले लो एपीसी को, तो एपीएस माइनस 0.2 हो जाएगा, तब भी दोनों को मिला के 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एपीएस तो माइनस हो सकता है ना भाई, एपीएस तो माइनस हो सकता है, और एपीसी जो है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो दोनों को मिला के लेकिन 1 ही आएगा। फॉर्मूले से प्रूफ कर दिया, सारा कुछ समझा भी दिया आपको। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एमपीसी पे। अच्छा, तो एपीसी सी अपॉन वाई, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब फॉर्मूला कैसे याद करोगे, एपीसी सी अपॉन वाई, जैसे ए की जगह एम आएगा ना, यहाँ डेल्टा लग जाएगा, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सर डेल्टा मतलब चेंज, इनकम अगर इंसान की बढ़ेगी आई एम सॉरी, तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। इंसान की इनकम अगर बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, तो इनकम के बढ़ने से कंजप्शन कितना बढ़ा उसको बताता है क्लास एमपीसी की। इनकम अगर मेरी बढ़ेगी ना तो कंजप्शन कितना बढ़ेगा, डेल्टा वाई, वाई टू माइनस वाई वन, डेल्टा सी सी टू माइनस सी वन। और एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। मोर एवर अगर तुमने सारी एडिशन इनकम खर्च कर दिया तब एमपीसी 1 होगी, सारी एडिशन इनकम बचा लिया तो एमपीसी 0 होगा। बट ये मोर ओवर है, जनरली इट लाइज बिटवीन 0 to 1, एमपीसी की वैल्यू 0 to 1। इसी तरीके से जो एमपीएस की वैल्यू है वो 0 to 1, ये देखो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। एमपीसी पुअर इज मोर देन रिच, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, आप कंजप्शन पे कम करोगे, पहले 70% खर्च कर रहे थे बढ़ी हुई इनकम का, फिर 60 करोगे, फिर 50, फिर सब कुछ मिल जाएगा, तो धीरे धीरे बढ़ी हुई इनकम का जो कंजप्शन पे खर्चा है ना वो कम करते चले जाओगे आप। एमपीएस मैं देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले मैं अपनी इनकम का 90% खर्च करता था, फिर 80, फिर 70, फिर 50। तो जैसे जैसे मैं ज़्यादा कमाता चला जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये, ठीक है, ये मतलब ना सर आप ज़्यादा कमा रहे हो, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि जैसे जैसे इंसान ज़्यादा पैसे कमाता चला जाएगा ना, तो जो एक्स्ट्रा इनकम आई, जो एडिशनल सैलरी आई, उसका जो हिस्सा है ना परसेंटेज, वो कम खर्च करेगा। सब कुछ तो है, वो कितना खर्च करेगा, वो सारा फिर सेव होता चला जाएगा। अच्छा, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, इनकम के बढ़ने से जो सेविंग्स में चेंज आएगा उसको बोलते हैं एमपीएस। एमपीएस भी 0 to 1 होता है हमेशा, यानी कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, दोनों एमपीसी एमपीएस की वैल्यू बराबर है। मोर एवर अगर आपने सारी एडिशन इनकम सेव कर लिया, अगर, जो पॉसिबल नहीं है, तो एमपीएस 1 हो जाएगा, उस समय एमपीसी 0 हो जाएगा। और सारी की सारी एडिशन इनकम आपने खर्च कर दिया तो एमपीएस क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों मिलाकर 1 के बराबर रहता है। तो ये दोनों हमेशा 0 to 1 के बराबर ही होंगे, और दोनों को मिला के 1, एक 0.75 दूसरा 0.25, एक 0.9 दूसरा 0.1। और एडिशनल इनकम का कितना परसेंट कंजप्शन पे खर्च कर रहे हैं वो एमपीसी है, एडिशनल इनकम का कितना परसेंट सेव कर रहे हैं वो एमपीएस है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और नॉर्मली इनकम का कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं वो एपीसी, इनकम का कितना परसेंट सेव कर रहे हैं वो एपीएस। बट एडिशनल की जहां बात होगी ना, वो क्लास आ जाएगा एमपीसी और एमपीएस। तो ये सारे फॉर्मूले भी आप अच्छे से ध्यान रखना, एमपीसी एमपीएस, एपीसी और एपीएस का, ठीक है। नेक्स्ट है कंजप्शन फंक्शन। अगर मैं कंजप्शन फंक्शन की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो फंक्शन है, वो है c इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। ध्यान रखना, c इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। यहाँ पे c फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ए बार यानी ऑटोनोमस कंजप्शन, b एमपीसी। हमेशा ध्यान रखना c फंक्शन में जो b है वो एमपीसी है, और y क्या है क्लास, नेशनल इनकम। b क्लास एमपीसी है, b स्लोप ऑफ c फंक्शन या स्लोप ऑफ c कर्व भी कहते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे सेविंग फंक्शन की बात करूं, माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये सेविंग फंक्शन है। आप सबको पता है जो एस है उसका फॉर्मूला है वाई माइनस सी, तो वाई जो है उसको वाई रखो, सी को रखो ए बार प्लस बी वाई। जब आप इसे ब्रैकेट ओपन करोगे वाई माइनस ए बार माइनस बी वाई, तो यहाँ पे अगर आप अगर माइनस ए बार को पहले लिख लो, माइनस ए बार को पहले लिख लो, और यहाँ पे आएगा वाई माइनस बी वाई, तो 1 माइनस बी आ जाएगा कॉमन, ये आएगा वाई, ये हो गया।
यहाँ पे एस फॉर सेविंग्स है, माइनस ए बार इज ऑटोनोमस सेविंग्स, खाली ए बार ऑटोनोमस कंजप्शन है, माइनस ए बार ऑटोनोमस सेविंग। ये जो वन माइनस बी है ये पूरा का पूरा एमपीएस है। ध्यान रखना एस एस फंक्शन का या एस कर्व का जो स्लोप होता है वो एमपीएस होता है, सी कर्व का जो स्लोप होता है वो एमपीसी। तो सी फंक्शन में एमपीसी होता है वाई के साथ, एस फंक्शन में वाई के साथ जो होता है वो पूरा का पूरा एमपीएस होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे अगर गलती हुई तो पक्का न्यूमेरिकल गलत कर बैठोगे। ये डेरिवेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैसे निकालना है या कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व कैसे बनाना है, उसको डेराइव करो। तो डेराइव करने में तीन बातों का ध्यान रखना। पहली चीज, ये जो डेरिवेशन है ये पूरा का पूरा बताना है। एस का फॉर्मूला है वाई माइनस सी, सी की जगह ए बार प्लस बी वाई, फिर एस का फॉर्मूला हो गया, इसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर यहाँ पे वन वाई को कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ बचा वन, यहाँ बचा माइनस बी, तो वन माइनस बी वाई, आपने वाई को कॉमन ले लिया दोनों में से। कुछ बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, एमपीसी जो है वो स्लोप ऑफ सी कर्व है। एमपीसी कांस्टेंट होता है हर लेवल पे। एमपीएस इज द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन और एमपीएस कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन में। तो एमपीसी और एमपीएस हमेशा कांस्टेंट होगा। एमपीसी 0.7 0.7 0.7 0.7, तो एमपीएस भी 0.3 0.3 0.3 0.3। सी कर्व का स्लोप एमपीसी, एस कर्व का स्लोप एमपीएस। सी फंक्शन में एमपीसी आता है वाई के साथ, एस फंक्शन में वाई के साथ जो आता है वो एमपीएस होता है। ये बात आप ध्यान रखना। अब ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम बना कैसे है ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये बन गया क्लास वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। यहाँ बनाना वाई, यहाँ बनाना सी। ब्रेक इवन पॉइंट मैं पहले बता चुका हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 के बराबर होता है और एपीएस 0 होता है। अब जहाँ पे वाई सी दोनों कट कर रहे हैं ना, उसी पॉइंट पे क्लास जो सेविंग फंक्शन है वो यहीं से छू के निकलेगा, क्योंकि जहाँ पे वाई सी आपस में कट कर रहे हैं वहाँ पे एस पक्की बात है 0 होगा कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे। वाई और सी आपस में बराबर है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली क्लास जब वाई सी दोनों बराबर है तो एस 0 होगा। कमाया 100, खर्च भी 100, सेविंग क्या हुई 0, तो यहाँ पे आपको एस 0 मिल गया, राइट। अच्छा, अब एक चीज आप नोटिस करना कि जहां से सी शुरू हुआ है +20 से, एस भी वहीं से शुरू होगा -20। मैंने पहले ही कहा था अगर आपकी इनकम 0 है और कंजप्शन 20 है तो सेविंग्स क्या होगी, ऑब्वियसली -20 होगा, बिकॉज सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है y माइनस सी। तो y कितना है क्लास 0, c कितना है 20, तो 0 - 20, s कितना आ गया -20। लेकिन s -20 सिर्फ 0 लेवल पे है, यानी 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन जितना होगा सेविंग उतना ही होगा नेगेटिव में। तो c अगर +20 है, यहाँ से आप निकाल रहे 2 लाइन छोड़ के, तो यहाँ भी आप 2 लाइन छोड़ के ही निकालोगे। ये बात आप ध्यान रखना जब आप डेरिवेशन कर रहे हो, कंजप्शन से सेविंग बना रहे हो तब। कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है 2020। दूसरी चीज यहाँ पे जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है उसी कॉरस्पॉन्डिंग पे एस लाइन को छू के निकलेगा 0 पे, बिल्कुल इसके नीचे बनाना। और तीसरी चीज, एस कर्व का स्लोप जो है वो एमपीएस है, सी कर्व का स्लोप जो है वो एमपीसी है। तो 1 माइनस स्लोप ऑफ एस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी कर्व, यानी 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी। ये डेरिवेशन वाले सवाल में आपको लिखना है, डायग्राम बनाना है, डेरिवेशन लिखना है और ये 3 लाइन लिखनी जो मैंने बोला, दैट्स इट। लास्ट हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बेसिकली अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इकोनॉमी में इनकम कई गुना बढ़ता है। तो इन्वेस्टमेंट के एक टाइम बढ़ने से इनकम कितने टाइम बढ़ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, विच इज डिनोटेड बाय के। इट मेजर्स चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बदलने से इनकम में कितना बदलाव आता है। ये डायग्राम है क्लास, ये एएस हो गया 45 डिग्री से, ये हो गया एडी। अब देखो क्लास, यहाँ पे एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई है, और जब एडी डैश बढ़ा तो सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, डेल्टा इन्वेस्टमेंट या डेल्टा आई समझ लो आप। तो देखो ये ऊपर की तरफ चला गया, नया पॉइंट यहाँ, तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। तो इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितना बढ़ रहा है इस चीज को मेजर करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसको आउटपुट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। अब यहाँ पे एमपीसी और एमपीएस का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, एमपीसी बढ़ेगा एमपीएस घटेगा, एमपीसी घटेगा एमपीएस बढ़ेगा, दोनों को मिला के 1 के बराबर आता है। लेकिन सवाल ये है, अच्छा इसका फॉर्मूला देख लो क्लास मल्टीप्लायर का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है 1/MPS। आप एमपीसी 1 माइनस एमपीसी भी लिख सकते हो एमपीएस को, भाई एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, ये बात तो आपको पता ही है। तो जो एमपीएस है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस एमपीसी। तो ये हो गया क्लास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। फॉर्मूला एक और होता है, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितना बढ़ता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितना गुना बढ़ेगा, इसलिए इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। ये कुछ कुछ वैसा है जैसा आपने मनी बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग चैप्टर के अंदर क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक के अंदर पढ़ा था ना, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, उसी तरीके से क्लास क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके,
अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ एमपीसी 0.2, देखना कितना सिंपल है, 0.2 फिर 0.4 0.5 0.8, मैं बढ़ा रहा हूँ एमपीसी को, तो एमपीएस घटेगा ऑब्वियसली। अगर ये 0.2 है तो ये 0.8 है, ये 0.4 है तो ये 0.6 है, बिकॉज दोनों को मिलाकर 1 के बराबर होता है। ये 0.5 है तो ये भी 0.5 है, दोनों को मिलाकर 1। ये 0.8 है तो ये 0.2 है। अब हम के निकालेंगे, के का फॉर्मूला 1/एमपीएस, तो 1/एमपीएस कितना आएगा 1.25, 1/0.6 1.67, 1/0.52 1/0.25। तो यहाँ पे एमपीएस और के को देखो आप, एमपीएस घटता जा रहा है, के बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि एमपीएस का और के का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एमपीएस जितना बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उतना घटेगा, एमपीएस जितना घटेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उतना बढ़ेगा। तो एमपीएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में नेगेटिव रिलेशनशिप है। एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एमपीसी जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। एमपीसी बढ़ेगा मल्टीप्लायर बढ़ेगा, एमपीसी घटेगा मल्टीप्लायर घटेगा। तो यहाँ पे एमपीसी और के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एमपीसी और के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एमपीएस और के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, जो कि आपको यहाँ से देखने को भी मिल सकता है। अब एक सवाल यहाँ पे और आता है, इसकी वैल्यू कि मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, आप लिख लो अच्छे से कॉपी में, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to इन्फिनिटी मल्टीप्लायर की कम से कम वैल्यू जो होगी क्लास 1 होगी, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो होगी इन्फिनिटी होगी। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक, सुनो जरा। एमपीसी कम से कम क्या हो सकता है 0, ज्यादा से ज्यादा 1। अगर एमपीसी 0 है तो एमपीएस 1, और एमपीसी अगर 1 है तो एमपीएस कितना होगा 0। अब के निकालते हैं, यहाँ पे के का फॉर्मूला 1/एमपीएस यानी 1/1, तो यहाँ पे 1। यहाँ पे के का फॉर्मूला क्या है 1/एमपीएस 1/0 इन्फिनिटी। तो यानी कि अगर एमपीसी 0 है, बहुत काम की बात लिख दी है मैंने यहाँ से, एमसीक्यू न्यूमेरिकल बन सकता है। अगर एमपीसी 0 है तो एमपीएस 1 होगा और के भी 1 होगा। अगर एमपीसी 1 है तो एमपीएस 0 होगा और के क्या होगा क्लास इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू है एमपीसी एमपीएस, इनकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये इन तीनों की वैल्यू है मिनिमम मैक्सिमम। एमपीसी मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, एमपीएस मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, के मिनिमम 1 मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो के की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी के बीच होती है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। पेपर में कई बार 6 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल देकर आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। ध्यान से अच्छे समझना, छोटा सा यहाँ पे एक अजम्पशन लेना है। एमपीसी को मैंने 0.8 ले लिया, एमपीसी 0.8 है, विच मीन्स इट इज 80%। तो एमपीसी क्या शो करता है कि जो भी एडिशनल इनकम होगी, नॉट इनकम, इट्स एडिशनल इनकम, जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगी, एडिशनल इनकम होगी, उसका 80% हम क्या करते हैं क्लास कंज्यूम करते हैं, दैट इज एमपीसी 0.8 80%। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शो करता है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कैसे कई गुना बढ़ जाती है। इसका प्रैक्टिकल क्लास एग्जांपल है फिगर्स को लेकर, नंबर को लेकर, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगेंगी, कारखाना लगेंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बाहर से कंपनी आएंगी हमारे यहाँ क्लास बिजनेस करेंगी, उससे हमारे लोगों की इनकम बढ़ेगी, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ फैक्ट्री बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, सड़क बनाएंगे क्लास, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम बढ़ेगी उनकी। जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे और उनका खर्चा फिर किसी और की इनकम बनेगी, फिर उनकी इनकम बढ़ी तो फिर वो खर्च करेंगे, उनका खर्चा फिर किसी और की इनकम बनेगी। हम सब कहीं ना कहीं क्लास खर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कमा रहे हैं। इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यही तो होता है, हम कंपनियों में काम करते हैं, कंपनी से पैसा कमाते हैं, फिर उनका सामान खरीदते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, सामान खरीदते हैं, चलता रहता है। हम उनको इनकम देते हैं, वो हमें इनकम देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो फिर इनकम बढ़ेगा, क्योंकि हमारा कंजप्शन किसी और का इनकम। मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मैं ज्यादा खर्च करूंगा, मेरा ज्यादा खर्चा किसी की ज्यादा इनकम, फिर वो ज्यादा खर्च करेगा तो उसका ज्यादा खर्चा किसी की ज्यादा इनकम, तो ये चलता चला जाएगा। अब इसको यहां समझते हैं डायग्राम से, राउंड्स, पहला दूसरा तीसरा ऑल अदर राउंड टोटल। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 100 करोड़ से मान लेते हैं, ठीक है, 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो फर्स्ट राउंड में इनकम भी जो है वो 100 करोड़ से बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आया 100 करोड़ का, इंडिया के लोगों में बट गया पैसा, वो हमारे लिए इनकम बन गया। लेकिन हम लोग अपनी इनकम का सिर्फ 80%, मैंने अज्यूम किया, तुम घर पे एक और बनाना ऐसा चार्ट जहां पे इनकम को 100 की जगह 500 लेना, एमपीसी को 80 की जगह 70% ले लेना, या 60% ले लेना, 40 ले लेना, या 75% ले लेना, 75%, पर अपने आप करके देखना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा 100 करोड़ से, इनकम बढ़ा 100 करोड़ से, उसका 80% हमने खर्च कर दिया, इंक्रीज इन कंजप्शन 80%,
यानी 100 करोड़ का 80% कितना हो गया 80 करोड़। तो 20 करोड़ हमने बचा लिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो हमने 80 करोड़ खर्चा किया, सेकंड राउंड में यही 80 करोड़ किसी और की इनकम बन जाएगी। हमारे लिए 80 करोड़ खर्चा हो गया, हम सबने मिलकर 80 करोड़ खर्च कर दिया, इनकम का 80%, एडिशन इनकम का 80%। तो 20 करोड़ रुपीज जो है क्लास वो हमने सेव किया। तो हमने जो 80 करोड़ खर्चा किया हमारे लिए खर्चा है, लेकिन सेम 80 करोड़ ये किसी और के लिए इनकम है। फिर उसकी इनकम बनी 80 करोड़, तो वो भी अपनी इनकम का 80% खर्च करेगा 64 करोड़, तो वही 64 करोड़ थर्ड राउंड में इनकम बन गई। फिर उसका 51.2 करोड़ खर्चा किया जाएगा विच इज 80% ऑफ 64 करोड़, और ये राउंड चलता चला जाएगा। लास्ट में देखा जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ी, उसकी वजह से जो इनकम बढ़ी वो 500 करोड़ से बढ़ गई। अब सर ये फिगर कैसा आया, 256 कैसे आया, 500 कैसे आया? देखो ये 500 में से ये सारा घटाया तो 256, इसका 80% आ गया 400, 400 में से फिर हमने ये सारा घटाया तो आ गया 204.80। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 500 आया कैसे, अच्छा सुनो, एमपीसी कितना है 0.8, तो एमपीएस कितना होगा दिमाग में आ जाएगा 0.2। के का फॉर्मूला है 1/MPS, 1/0.2 5 टाइम्स, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट 100 से बढ़ता है तो इनकम 5 गुना बढ़ जाएगा। 100 का 5 गुना कितना होता है क्लास 500। ऐसे 500 आया, तो आपको एमपीसी अज्यूम करना है या क्वेश्चन में दिया होगा, आप के निकाल लेना। फिर 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उसका 5 गुना, या 500 करोड़ से बढ़ता तो 2500 करोड़ हो जाता, 5 गुना, और फिर उसका 80% 400, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आप निकाल लेना। ओके तो इस तरीके से वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, आपको ये बनाना है, ये चार्ट बनाना है, डायग्राम मतलब जो भी स्केड्यूल है वो बनाना है, और फिर इसी बात को लिख देना है कि कैसे एमपीसी आया, कैसे एमपीएस आया, बस आपको इतना लिख देना, दैट्स इट। ठीक है। एक्स एंटी मतलब क्या होता है क्लास, प्लान। तो एक्स एंटी सेविंग्स मतलब प्लान सेविंग्स, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट मतलब प्लान इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना प्लान किया है इन्वेस्टमेंट करने का। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, और एक्स पोस्ट सेविंग्स का मतलब क्या है, एक्चुअल सेविंग्स। एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअल, और एक्स एंटी मतलब डिजायर्ड या प्लान, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है। सारे के सारे फॉर्मूले जो इस पूरे चैप्टर में यूज होंगे मैं लिख देता हूं, और मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पे हर एक चीज, हर एक न्यूमेरिकल, हर टाइप का न्यूमेरिकल जिससे बाहर पेपर में आ ही नहीं सकता ना आया आज तक, उसकी शीट आधे घंटे के अंदर, 40 मिनट के अंदर एक प्रॉपर वीडियो बना के न्यूमेरिकल अलग से करा दूंगा, जैसा मैंने क्लास नेशनल इनकम में करवाया है। तो हर एक चीज मैं कवर करूंगा, जीरो टू एंड, हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इजी से इजी, टफ से टफ चीज कवर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 4 दिन जो मिले हैं वो इनफ है। आप 4 से 5 दिन आपकी पूरी प्रिपरेशन के, लेकिन ये टाइम एग्जाम गैप का टाइम है, 2 से 3 दिन बाद आपका पेपर है, तो तन मन धन से अच्छे से मेहनत करो क्लास, ताकि ये एक अपॉर्चुनिटी, मौका है, जितने नंबर समेट लो ना क्लास उतना बेहतर है आपके लिए, आगे सीयूईटी में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। यही रिवीजन सीयूईटी में आपको मदद करेगा, अलग से वहां कुछ रिवाइज नहीं करना। एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई ए एस सी प्लस एस, वाई सी प्लस एस, और वाई भी सी प्लस एस है, ए एस भी सी प्लस एस है, तो आउटपुट इनकम के बराबर है वाई इक्वल टू ए एस। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तब एडी ए एस के बराबर होगा, एस आई के बराबर होगा। एडी ए एस के बराबर है और एस आई के बराबर है, तो एडी का फॉर्मूला तो सी प्लस एस होता है, तो एस आई के बराबर है, इसीलिए एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई भी होगा। एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। चेंज इनकम के बदलने से कंजप्शन में कितना चेंज आया, एमपीएस इनकम के बदलने से सेविंग में कितना चेंज आया। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। सी का फॉर्मूला क्या है, ए बार प्लस बी वाई। एस का फॉर्मूला यानी सेविंग फंक्शन का माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। याद रखने वाली चीज जो है, सी फंक्शन में ये बी एमपीसी है, एस फंक्शन में ये 1 माइनस बी पूरा, नॉट बी, 1 माइनस बी पूरा का पूरा एमपीएस है। के का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के का एक और फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस या 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, क्योंकि एमपीएस जो है उसका फॉर्मूला है 1 माइनस एमपीसी। अब मैंने ये फॉर्मूला लिखा है एमपीसी प्लस एमपीसी इक्वल टू 1, तो एमपीसी निकालना हो 1 माइनस एमपीएस, एमपीएस निकालना हो 1 माइनस एमपीसी। इसी तरीके से 1 माइनस एपीसी एपीएस, 1 माइनस एपीएस एपीसी। ये हो गए सारे के सारे फॉर्मूले, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का कंप्लीट रिवीजन, ए टू जेड हर एक चीज। एक बार और करवाऊंगा तुम्हें, कब तुम्हारा पेपर जो है वो है आपका 18 तारीख को ना, तो 18 तारीख की सुबह 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 5 बजे, बाकी मॉक टेस्ट एसपीसी से ऐप पे अवेलेबल है, बनाओ तीनों के तीनों, सुबह 5 बजे हम लोग क्लास मिलेंगे, जहाँ पे कंप्लीट रिवीजन पूरे के पूरे सिलेबस का, मैक्रो इंडियन, हर चीज, हर टॉपिक, हर फॉर्मूले, हर डायग्राम, सब कुछ रिवीजन करेंगे 2 से 3 घंटे में, सुबह 5 बजे। तो रेडी रहना अच्छे से, उसमें भी जो उस 5 बजे वाली क्लास को भी लाइव देख लेगा, लाइव कराऊंगा, वो भी अच्छे नंबर ले आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। नेक्स्ट है क्लास गवर्नमेंट बजट।
6 नंबर तक का क्लास चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। 2 क्वेश्चन आने हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल है, चांसेस उसके भी आने के। बजट बेसिकली होता क्या है? एक स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पे सरकार अपने एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करती है ओवर अ फिस्कल ईयर। साल भर में कितनी कमाई होने वाली है, साल भर में कितने खर्चे होने वाले हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है क्लास गवर्नमेंट बजट के अंदर, राइट। एवरी ईयर गवर्नमेंट प्रिपेयर बजट, हर साल बनाती है लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है उसको यूनियन बजट बोला जाता है। 1 फरवरी सरकार ने एक इंतरिम बजट यानी पेश किया, जहां पे आपको पता है कि चुनाव होने वाले हैं, जहां पे क्लास लोकसभा चुनाव के अंदर आप सबको पता है कि जो भी सरकार आएगी वो अपने हिसाब से बजट बनाएगी। तो एक इंतरिम बजट सरकार ने, जो निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था, जो कि सबसे छोटा बजट था आज तक का, वही है क्लास, उसी को बोलते हैं यूनियन बजट ऑफ इंडिया। ठीक है। बजट के ऑब्जेक्टिव है 4। सबसे पहला है क्लास मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इसको शॉर्ट में मेरा बोलता हूं मैं क्लास, MERA, मेरा। ठीक है। तो M फॉर है मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। आपको पता है हमारी कंट्री में बहुत सारी पब्लिक कंपनी है जिनका मेन मोटो सोशल वेलफेयर करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो सरकार अपने बजट में इन कंपनियों को ध्यान में रखती है। अगर ये कंपनी अच्छा काम कर रहे हैं तो सरकार इनको फंड्स अलोकेट करती है, और अच्छा काम नहीं कर रही तो सरकार इनका प्राइवेटाइजेशन कर देती है। तो इसको बोलते हैं मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सरकार कंट्रोल करना चाहती है। अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है तो उसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इन्फ्लेशन में टैक्स रेट को बढ़ाया जाता है, डिफ्लेशन में टैक्स रेट को कम कर दिया जाता है। इन्फ्लेशन में सरकार सब्सिडीज नहीं देती, डिफ्लेशन में सब्सिडी देती है। इन्फ्लेशन में सरकार अपने खर्चे जो है वो कम कर देती है, डिफ्लेशन में अपने खर्चे बढ़ा देती है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को भी कहीं ना कहीं बजट में कंट्रोल करने की बात की जाती है। ये बजट का ऑब्जेक्टिव है। ME रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अमीर गरीब का जो फासला है ना, उसे सरकार खत्म करना चाहती है। 90% गरीब लोग थोड़ी सी इनकम देते हैं, इकोनॉमी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं, और क्लास बाकी जो, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, 10% अमीर लोग हैं बट वो इनकम का 90%। देश अगर 100 रुपये कमा रहा है तो उसका 90 रुपये जो है वो सिर्फ 10 लोग कमा के दे रहे हैं, बाकी 90 लोग सिर्फ और सिर्फ जो है, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, अगर इकोनॉमी में इनकम 100 रुपए है तो 10 लोग 90 रुपए कमा रहे हैं उसमें से, और बाकी 90 लोग सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए कमा रहे हैं। तो अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। तो अमीर गरीब के बीच का फासला कम करना, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। वो कैसे किया जाएगा? वो किया जाएगा टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बना के, यानी जितना ज्यादा कमाते चले जाओगे उतना ज्यादा टैक्स देते चले जाओगे, ताकि आपकी इनकम कम हो जाए और उससे हम गरीबों को सब्सिडी दें और उनकी इनकम बढ़ जाए। तो अमीर गरीब के बीच का जो फासला है ना, वो कम किया जाएगा। गरीबों को बेनिफिट दो, अमीरों से ले लेके, ताकि क्लास दोनों के बीच का फायदा, जो गैप है, वो कम हो जाए। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बीड़ी सिगरेट तंबाकू बनाने वाली कंपनी पे हैवी टैक्स, और जो कंपनी क्लास अच्छा काम कर रही है, अच्छी चीजें बना रही है, नेसेसरी ड्रग्स बना रही है, या फिर जो खादी का कपड़ा बना रही है, उन पे लो टैक्स। ठीक है, उनकी कंपनी को सब्सिडी दी जाती है। MERA, ये 4 के 4 है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव, जिसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है, या चारों इन शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, बहुत ध्यान समझना। गवर्नमेंट बजट के अंदर 2 चीजें आती हैं। सबसे पहला बजटरी रिसीट्स, दूसरा बजटरी एक्सपेंडिचर। बजटरी रिसीट्स का मतलब गवर्नमेंट के सारे रिसीट्स, चाहे सरकार कैसी भी पैसा कमा रही हो, गवर्नमेंट के सारे रिसीट्स को कहा जाता है बजटरी रिसीट्स। सरकार के सारे खर्चों को कहा जाता है बजटरी एक्सपेंडिचर। अब जो बजटरी रिसीट्स है वो 2 टाइप के हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरा है कैपिटल रिसीट्स। एक बात तय है कि जब रिसीट्स आएगा, यानी पैसा आएगा, रिसीट्स का मतलब पैसे का आना, तो रेवेन्यू रिसीट्स में क्लास हमारे पास पैसे आते हैं, लेकिन इससे सरकार की कोई भी एसेट्स ना ही कम होती है, ना ही कोई भी लायबिलिटी बढ़ती है। यानी बजटरी रिसीट्स सरकार के ऐसे रिसीट्स है जिससे सरकार की कोई भी एसेट्स ना ही कम होती है, ना ही कोई भी लायबिलिटी बढ़ती है। फ्री फंड की सरकार की रिसीट्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? रेवेन्यू रिसीट्स। बजटरी रिसीट तो टोटल रिसीट्स है, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो है रेवेन्यू रिसीट्स। ऐसी रिसीट्स जिससे सरकार के पास पैसा तो आ रहा है, पर ना ही कोई कर्जा बन रहा है, ना कोई एसेट कम हो रहा है। इसके 2 एग्जांपल है क्लास, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स के 2 पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स से जो भी पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं टैक्स रिसीट। टैक्स होते हैं 2 टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, एटसेट्रा। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट शिफ्टेबल। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाता है टैक्स भी बढ़ता चला जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, और ये शिफ्टेबल इन नेचर है। इसका बर्डन हम ग्राहक के ऊपर डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं, और ये रिग्रेसिव होता है। ये सबके लिए क्या होता है? सेम होता है, अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबके लिए सेम है।
लेकिन इन सारे टैक्स से सरकार की ना ही कोई असेट कम होती है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। दूसरा है नॉन टैक्स, फीस, फाइन, पेनल्टी, ग्रांट, डोनेशन, स्टेट, कोई इंसान मर गया उसकी प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी अगर कोई वारिस नहीं है तो क्लेम करने वाला। इनकम फ्रॉम पब्लिक कंपनी, इंटरेस्ट, डोनेशन, ये सारी चीजें सरकार की रिसीट्स है जिससे सरकार की कोई भी लायबिलिटी बनती नहीं, कोई भी एसेट कम नहीं होती। हाँ, लेकिन क्लास ये सारी की सारी सरकार की नॉन टैक्स रिसीट है, इसीलिए इसको रेवेन्यू रिसीट्स कहा जाता है। कैपिटल रिसीट में तीन चीजें आती हैं, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। किसी को लोन दिया तो वो एसेट है, बट उससे रिकवर कर लिया तो हमारी एसेट्स कम हो गई, तो रिकवरी ऑफ लोन से हमारी एसेट्स कम हो जाती है, इसीलिए हम इसे कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं? ऐसी रिसीट्स जिससे सरकार की कोई ना कोई एसेट कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। फ्री का पैसा नहीं है, रेवेन्यू रिसीट जैसा। तो रिकवरी ऑफ लोन से एसेट कम हो जाती है, डिसइन्वेस्टमेंट से भी एसेट कम हो जाती है, सरकार की जो एसेट्स है वो निकल जाती हैं, बेच देती है सरकार। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार अपनी कंपनी को कुछ हिस्से, कुछ शेयर्स सरकार अपनी कंपनी को बेच देती है, दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। या फिर बोरोइंग, सरकार उधार ले ले तो उधार लेते हैं तो लायबिलिटी बन जाती है। बोरोइंग एकमात्र ऐसा रिसीट्स है जो डेट क्रिएटिंग है, ध्यान रखना। बोरोइंग एकमात्र ऐसी रिसीट्स है जो डेट क्रिएटिंग है, जिससे कर्जा बनता है, बात आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला बजटरी एक्सपेंडिचर। ये दो टाइप के एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के ऐसे एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखना, जिससे सरकार की कोई भी असेट ना क्रिएट होती है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। इंटरेस्ट देना, सब्सिडीज देना, जो सर्विसेज है, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है उस पर सरकार पैसे खर्च करती है, मिलिट्री पे पैसे खर्च करती है सरकार, पुलिस पे, डिफेंस सर्विसेज पे पैसा खर्च करती है, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सरकार उज्ज्वला योजना के ऊपर, या फिर सरकार मान लो कि कोई भी कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर खर्चा करती है, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जांपल सुनना, पेपर में आ सकता है। बिकॉज इससे कोई भी एसेट सरकार की बढ़ नहीं रही, ना ही कोई लायबिलिटी कम हो रही है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर है जिससे कोई ना कोई एसेट सरकार के पास आ रही है, लाइक डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना, सड़कें बनवाना, फ्लाईओवर, ब्रिजेस बनवाना, किसी कंपनी को खरीदना, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना, किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। उससे कोई ना कोई एसेट बनेगा, नहीं तो आप अपना सर पे जो कर्जा है उसको पे कर सकते हो, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी से लायबिलिटी हमारा कम हुआ, खर्चा हुआ लेकिन लायबिलिटी कम हुआ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में या तो एसेट बढ़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी कम होगा। फ्री फंड का खर्चा ये नहीं है। तो ये है पूरा का पूरा मेन कंपोनेंट गवर्नमेंट बजट का। पेपर में 3 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट, और डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स है क्या? These are those receipts of the government which do not leads to reduction in any asset. Class, revenue receipts सरकार की ऐसी receipts है जिससे कोई भी asset सरकार की ना कम होती है, ना कोई liability create होती है, ना कोई liability बढ़ती है। जबकि कैपिटल रिसीट आर दोज रिसीट द गवर्नमेंट विच लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट्स, एसेट कम होगा या तो लायबिलिटी बढ़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। फिर दूसरा है क्लास नेचर, ये बार बार होने वाला है, ये कभी कभी होने वाला है। डेट क्रिएशन, रेवेन्यू रिसीट से डेट क्रिएटिंग नहीं होता, लेकिन कैपिटल रिसीट से डेट क्रिएटिंग होता है, वो भी एक ही रिसीट है, वो क्या है क्लास? बोरोइंग्स। एग्जाम्पल, टैक्स रिसीट, फीस, फाइन, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, और ये इसका रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। तो जो हमने टॉपिक में पढ़ा डिफरेंस में वही है। बाकी एक फॉर्मूला होता है, टोटल रिसीट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। फिर रेवेन्यू रिसीट का फॉर्मूला क्या है? टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो रेवेन्यू रिसीट है उसका फॉर्मूला क्या है क्लास? टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये बात आप ध्यान रखना। अगला डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? दीज आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट, ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? दीज आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट, कोई ना कोई एसेट आएगा, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी कम हो जाएगा। फ्री फंड का खर्चा नहीं है, ये फ्री फंड का खर्चा है सरकार का। रेकरिंग नेचर है, बार बार होने वाला। नॉन रेकरिंग, देखो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, देश को चलाने के लिए, देश स्मूथली चल सके, सबकी पेमेंट हो सके, सारे क्लास खर्चे निकल सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके, देश को स्मूथली चलाने के लिए होता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लास देश के डेवलपमेंट के लिए होता है। दीज आर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट एंड ग्रांटिंग लोन, लोन देना, एसेट्स खरीदना, देश को डेवलप करने के लिए होता है, ये स्मूथली चलाने के लिए होता है। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट, सब्सिडी, एक्सपेंस ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, डोनेशंस, पेंशंस,
अब ये सारे एग्जाम्पल इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि पेपर में आता है पहचानने के लिए, पहचानो और रीजन बताओ कि क्यों ये रेवेन्यू रिसीट है, या क्यों ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्यों ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आता है? मशीन खरीदना, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, लोन को रीपे करना, ये सारा का सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनको जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो टोटल रिसीट टोटल एक्सपेंडिचर ये फॉर्मूला हो गया। टोटल रिसीट इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और टोटल रिसीट के बाद रेवेन्यू रिसीट का फॉर्मूला है टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स के दो पार्ट हैं, डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। कैपिटल रिसीट के तीन कंपोनेंट है, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग। और टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला भी हम लिख लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट तीन टाइप के होते हैं। सरप्लस बजट, सरप्लस बजट मतलब क्या होता है क्लास, जहां पे टोटल रिसीट्स ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से। डेफिसिट बजट जहां पे टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसीट से। और बैलेंस या इक्विलिब्रियम बजट जहां पे टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है, जो कि जनरली नहीं होता। ठीक है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, ध्यान रखना, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो सरकार कौन सा बजट बनाती है? सरप्लस बजट। इन्फ्लेशन है, महंगाई, ये लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार उनसे पैसे लेने के लिए सरप्लस बजट बनाती है। और कंट्री में डिफ्लेशन है, अगर मंदी है तो सरकार डेफिसिट बजट बनाती है, सरकार अपने खर्चे जो है वो बढ़ा देती है और कमाई जनता से कम लेती है, क्योंकि डिमांड है ही नहीं मार्केट में। तो डिफ्लेशन में डेफिसिट बजट, इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट। अब ये ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा बजट तीन टाइप के होते हैं, सरप्लस, डेफिसिट, इक्विलिब्रियम। लेकिन डेफिसिट बजट फर्दर तीन टाइप में होते हैं। डेफिसिट बजट का मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, इसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। क्या बोलते हैं इसको? बजटरी डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ये हो गया बजटरी डेफिसिट। तो ये जो बजटरी डेफिसिट है ये फर्दर तीन पार्ट में बटा हुआ है। जो कमियां हैं ये तीन तरह की कमियां हैं। पहला, रेवेन्यू डेफिसिट यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट जिसको बोरोइंग्स कहा जाता है। और अगर बोरोइंग्स विदाउट इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट हटा दिया जाए बोरोइंग में से, यानी फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो हमारे पास आएगा प्राइमरी डेफिसिट। ये कॉमन फॉर्मूला है। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग्स कहा जाता है। और प्राइमरी डेफिसिट जहां पे फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट घटा देते हो तो आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। तो बजटरी डेफिसिट फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। अच्छा, अब रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली होता क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट के इंप्लीकेशंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, उसी को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसका इंपैक्ट क्या है, इंप्लीकेशन क्या है? Since revenue receipts and revenue expenditure are largely related to recurring expenditure of government, basically जो revenue expenditure है वो देश को चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए होता है। और किसके ऊपर होता है? एडमिनिस्ट्रेशन पे, मेंटेनेंस पे। लेकिन हाई रेवेन्यू डेफिसिट, अगर रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो एक वार्निंग सिग्नल देता है सरकार को, सरकार या तो अपने खर्चे कम करे या अपनी कमाई को बढ़ा ले। लेकिन लेस डेवलप कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं, टैक्स तो दे नहीं सकते बेचारे, और आप अपनी कमाई को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि लोग टैक्स देंगे नहीं, खर्चे कम नहीं कर सकते, देश को चला रहे हो, देश बन रहा है, अभी तो आजाद हुआ है देश, 100 साल भी नहीं हुए। तो द गवर्नमेंट इज कंपेल्ड टू कोप विद हाई रेवेन्यू डेफिसिट थ्रू बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। सवाल एक बार पेपर में आया था कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो उसको ठीक करने के लिए कैसे ठीक करोगे? तो टैक्स नहीं बढ़ाओगे, आप गरीब देश है, तो आप क्या करोगे? बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। आप खर्चे नहीं कम करोगे, आप टैक्स नहीं बढ़ाओगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट से उभरने के लिए आप बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट करोगे। बोरोइंग से लायबिलिटी बढ़ती है, डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट्स कम हो जाती है। सरकार के पास इंडियन रेलवे का मान लो 80% स्टेक है, 80% शेयर है, सरकार उसका 10% अदानी को बेच देती है, तो इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। PSU डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट। चलती हुई कंपनी के शेयर्स आपने बेच दिए। फिस्कल डेफिसिट इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट। टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसीट जो ज्यादा है लेकिन अदर देन बोरोइंग। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। क्योंकि आप सबको पता है टोटल रिसीट्स के अंदर बोरोइंग्स आता है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट में जो आप टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट लेते हो वो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लेते हो। तो पहला फॉर्मूला तो ये होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। दूसरा फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट का, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तीसरा है फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर को तोड़ दिया आपने, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस
कैपिटलिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स यानी रिकवरी ऑफ लोन डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग को लो ही मत। मतलब फॉर्मूला क्या है ध्यान समझना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू सीट माइनस कैपिटलिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बस यही है फॉर्मूला। अब इसी को तोड़ तोड़ के इसे खोल खोल के मैंने क्लास और फॉर्मूले बना दिए। एक फाइनल फॉर्मूला और है, स्पेशल केस का फॉर्मूला है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब आपको क्लास बोरोइंग्स और बजटरी डेफिसिट दोनों गिवन होगा। बोरोइंग और बजट डेफिसिट अगर दोनों ही गिवन है तो क्लास आप ये नहीं कहोगे कि बोरोइंग ही आपका फिस्कल डेफिसिट है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे फिस्कल डेफिसिट का, बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। सारे फॉर्मूले हमने कवर कर लिए, न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का इंप्लीकेशन क्या है? देखो, फिस्कल डेफिसिट का मतलब सरकार के ऊपर जो कर्जा है, और वो कर्जा कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। हाई फिस्कल डेफिसिट कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाएगा। अरे यार, सरकार जितना ज्यादा उधार लेगी वो पैसा देश में ही तो सर्कुलेट करेगी, तो देश के लोगों को इनकम मिलेगी, वो लोग और डिमांड करेंगे, महंगाई बढ़ेगी। फिस्कल डेफिसिट फॉरेन डिपेंडेंस को बढ़ाता है। जितना ज्यादा आपके ऊपर कर्जा रहेगा ना, आप उतना ज्यादा फॉरेन कंट्री पे डिपेंड होते चले जाओगे। इसको डेट डिप्लोमेसी की पॉलिसी कहते हैं, जो कि चाइना की पॉलिसी है। उधार देता जाएगा, उधार देते जाएगा, और एक दिन आपके देश पे ही कब्जा कर लेगा, इतना उधार आपके ऊपर हो जाएगा। उसको बोलते हैं क्लास इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस। तो आप जिस देश से उधार लेते हो आप उस पर डिपेंड होते चले जाते हो। इट एक्यूमुलेट्स फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर आपकी जनरेशन है, आपकी 5 साल में आपकी सरकार ने बहुत उधार लिया है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है क्लास, उनको बहुत ज़्यादा क्लास रीपे करना पड़ेगा। जैसे अभी जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा उधार ले लिया है, तो अगली जनरेशन क्लास उनको ही, या फिर जो भी जनरेशन आती है, जो सरकार आती है, उनको क्लास एक टेंशन रहेगी, भैया पुराने लोन का चुकता करना है। इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज इंक्रीज इन बोरोइंग। अच्छा देखो, ये एक डेट ट्रैप भी बनाता है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, और फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है क्लास? बोरोइंग्स, बोरोइंग बढ़ेगा। अगर बोरोइंग बढ़ेगा तो आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने से रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ जाता है। इसका रीजन ये है, उधार बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये इंप्लीकेशंस है, यानी इंपैक्ट है फिस्कल डेफिसिट का। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखो आपको निकालना क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है 1500, रेवेन्यू रिसीट जो है वो टैक्स प्लस नॉन टैक्स को ऐड करके आएगा 1150। तो कितना क्लास आएगा? 350। ये आ गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट निकालना है, तो फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू प्लस कैपिटल 1500 प्लस 480 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ये तो इनको जोड़ दोगे आप, माइनस माइनस क्लास आपने कैपिटल रिसीट, तो रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग्स। तो डिसइन्वेस्टमेंट है ये 50, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स, रिकवरी ऑफ लोन तो है ही नहीं, तो टोटलिंग करो कितना आ रहा है? 1500 प्लस 480 माइनस 1150 माइनस 50, ये 780 आ गया। ठीक है, ये आ गया आंसर फिस्कल डेफिसिट। और अगर नेट बोरोइंग ले लेते 780 तो भी ठीक है, बट अगर आप निकाल सकते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा आप निकाल दो। पता नहीं टीचर शॉर्टकट समझे काट ना दे। तो देखो ये 70, ये मैच हो गया, मैच होगा जरूर। और प्राइमरी डेफिसिट अगर पूछता है इस क्वेश्चन में, तो इसी 780 में से इंटरेस्ट दिया होता है, इंटरेस्ट पेमेंट, वो आप घटा देते तो आपका प्राइमरी डेफिसिट भी आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट बजट चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा रिवाइज हमने कर लिया। नाउ मूविंग टू फॉरेन एक्सचेंज रेट। 3 नंबर का एक सिंपल सा क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है, बट हाँ चैप्टर बहुत अच्छा है तो आप समझ के चलना, बहुत रियल लाइफ की नॉलेज आपको मिलेगी। फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली फॉरेन करेंसी को कहा जाता है, विदेशी मुद्रा को। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी। और फॉरेन एक्सचेंज रेट एक ऐसा रेट, एक ऐसा भाव जिस भाव में आप फॉरेन करेंसी को खरीदते हो। That rate is called foreign exchange rate. It is the price paid in domestic currency in order to get 1 unit of foreign currency. $1 को पाने के लिए जो रुपीस में आप पे करते हो, लगभग 85 रुपए का रेट चल रहा है, 83
तो ये जो एक्सचेंज रेट इसको बोलते हैं क्लास फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो $1 83 का आएगा और ₹1 में हम डॉलर का 183 हिस्सा ही खरीद सकते हैं, मतलब हमें ₹83 देना पड़ेगा सिर्फ $1 के लिए। 3 टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जहां पे एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट खुद फिक्स करती है, जो पहले चलता था। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जहां पे एक्सचेंज रेट डिमांड सप्लाई के बेसिस पे सेट किया जाता है, कोई इंसान सेट नहीं करता उसको। उस फॉरेन करेंसी की डिमांड कितनी हो रही है, उस फॉरेन करेंसी सप्लाई कितनी है, उस फैक्टर पे डिपेंड करता है क्लास उसका रेट क्या होगा। तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग, इसको हाइब्रिड एक्सचेंज रेट बोला जाता है, यानी कि पहले और दूसरे का सम। तो फिक्स्ड में गवर्नमेंट सेट करती है रेट, इसमें मार्केट सेट करता है, और मैनेज फ्लोटिंग में गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिलके जब रेट सेट करते हैं उसको डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोटिंग भी कहा जाता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जहां पे हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स कर दिया कि जी हमारी करेंसी खरीदनी है तो इतने रुपए दो, हमारी करेंसी खरीदनी है तो इतने रुपए दो, या उतना उनकी करेंसी दो। तो अब इसके भी दो पार्ट हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के भी दो पार्ट है। पहला है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज और ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज 1920 से पहले होता क्या था, हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में सेट कर दिया। अमेरिका ने कहा हमारा डॉलर चाहिए तो 2 ग्राम गोल्ड दो, यूके ने कहा हमारा पाउंड चाहिए तो 4 ग्राम गोल्ड दो। तो हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में सेट कर दिया और एक्सचेंज गोल्ड के थ्रू होता था, उसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी। इसको मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी भी कहा जाता है। बट इस सिस्टम में ना बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब किसी कंट्री के पास अगर गोल्ड ना हो तो वो एक्सचेंज कैसे करेगा, इसीलिए ये क्लास बंद कर दिया गया बाद में। फिर एक सिस्टम और आया, उसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ब्रिटेन वुड्स एक ट्रीटी थी, एक समझौता था, जहां पे लोगों ने डॉलर को प्रायोरिटी दी। हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू डॉलर में सेट कर दिया। यही वो कारण है जिसकी वजह से आज आप फॉरेन करेंसी की बात करोगे सबको डॉलर ही पता है, डॉलर डॉलर डॉलर, और कुछ और भी बहुत सारी करेंसीज है बट लोगों को नहीं पता। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू डॉलर में सेट कर दिया। तुम्हें कोई भी करेंसी चाहिए तुम डॉलर में ही पेमेंट करो, पहले डॉलर खरीदो, डॉलर से तुम किसी दूसरे को करेंसी को खरीदो। इसको क्लास पेगिंग कहा जाता है या एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड को मिंट पार वैल्यू या फिर मिंट पैरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों फिक्स के ही दो वेरिएंट है। मेरिट बहुत सारे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट के। एक मार्केट सबसे पहले स्टेबल है। मार्केट क्या है, स्टेबल है, इंटरनेशनल जो है ट्रेड को प्रमोट करता है, और ऊपर से क्लास स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को रोकता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज़ हैं सट्टेबाजी वाली एक्टिविटीज़ उनको ये रोकता है। डीमेरिट क्या है, बहुत सारा गोल्ड चाहिए क्लास, और एक्सचेंज रेट को फिक्स करने में बड़ी दिक्कत आती है कि एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, यहाँ पे हम कितना रखेंगे एक्सचेंज रेट। कई कंट्री ब्लेम करती है कि इन्होंने अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू कर दिया या अंडर वैल्यू कर दिया, ये भी ब्लेम लोग करते रहते हैं। ये डीमेरिट है, और गोल्ड तो चाहिए बहुत ज़्यादा। फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग, जहां पे एक्सचेंज रेट जो है मार्केट में होने वाली डिमांड, किस करेंसी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, इस बेसिस पे रेट को रखा जाता है, उसको बोलते हैं क्लास फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज ऑफ रेट। और जहां पे डिमांड सप्लाई दोनों बराबर होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मेरिट क्या है क्लास, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन किया जाता है कहाँ डिमांड सप्लाई के बराबर है। नो नीड ऑफ गोल्ड, गोल्ड नहीं चाहिए क्लास, मार्केट बहुत फ्री है, अनवांटेड कंट्रोल सरकार का नहीं है। अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, बिकॉज इसमें डॉलर महंगा है तो यूएस कुछ नहीं कर रहा है इसमें, हम लोग डिमांड सप्लाई जितनी कर रहे हैं डॉलर की उस बेसिस पे डॉलर महंगा होता चला जा रहा है। डीमेरिट क्या है, मार्केट बहुत इनस्टेबल है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज होती हैं, प्राइस बहुत अप एंड डाउन जाता है। ठीक है, स्पेकुलेटिव सट्टेबाजी, तो अप एंड डाउन प्राइस बहुत होता है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाता है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इसलिए क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर सरकार गोल्ड देती है, गोल्ड से एक्सचेंज करती है, तो आरबीआई को कम गोल्ड मिल पाता है नोट छापने के लिए। यहाँ पे क्लास सरकार को गोल्ड चाहिए ही नहीं, तो सरकार के पास दबादब गोल्ड है वो आरबीआई को देती है और नोट छापती है। नोट ज़्यादा छपेगा तो फिर महंगाई भी बढ़ेगी। फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी रिस्की हो जाता है, क्योंकि प्राइस अप एंड डाउन रहता है ना, लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। सेम रहता है तो सेफ रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ये कुछ मेरिट डिमेरिट्स है, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है इनसे पूछे जाने का। मेन इस चैप्टर में जो है क्लास एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वो मेन है, और मैनेज फ्लोटिंग वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर करके जाना। तो मैनेज फ्लोटिंग एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जहाँ पे मार्केट फोर्स एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करता है, लेकिन जब डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टांग अड़ाती है, इन्फ्लुएंस डालते हैं एक्सचेंज रेट पे, ताकि एक्सचेंज रेट एक लिमिट्स के अंदर रहे। इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। अब होता क्या समझना,
$1.50 का हो गया, फिर $1.70 का हो गया, फिर $1.80 का हो गया। तो जब एक्सचेंज रेट कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, सेल करती है फॉरेन एक्सचेंज को इंटरनेशनल मनी मार्केट में। आरबीआई डॉलर की सप्लाई को बढ़ा देती है, और आप सबको पता है किसी भी चीज की सप्लाई अगर बढ़ेगा तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज्यादा अभी तो आपको पता है कि मार्केट में अभी कुछ टाइम पहले गार्लिक के रेट बहुत बढ़ गए थे, लहसुन जिसको बोलते हैं, 400-500 रुपए किलो बिक रहा था, सप्लाई कम थी उसकी, इसलिए जैसी सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो रेट अपने आप ही, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सप्लाई किसी चीज की बढ़ती है ना, ज्यादा माल आता है तो रेट अपने आप कम हो जाता है। तो अगर डोमेस्टिक करेंसी बहुत डेप्रिशिएट हो रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसकी सप्लाई को बढ़ाएगा, इनके पास जो भंडार है आरबीआई के पास, सप्लाई बढ़ाएगा, सप्लाई बढ़ते ही रेट लिमिट के अंदर आ जाएगा, रेट कंट्रोल में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं क्लास मैनेज फ्लोटिंग। तो यहाँ मार्केट भी आ गया, गवर्नमेंट भी आ गया, दोनों का हाइब्रिड है, इसीलिए क्लास इसको हाइब्रिड एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। फ्लेक्सिबल को फ्लोटिंग रेट भी कहा जाता है, ठीक है। सवाल यह है तुम्हें फॉरेन करेंसी चाहिए क्यों, व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड? क्योंकि तुम्हें क्लास बाहर टूर लेना है, तुम्हें बाहर से असेट्स खरीदने हैं, तुम्हें बाहर इन्वेस्टमेंट करना है, तुम्हें इंटरनेशनल लोन की पेमेंट करनी है, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी तुमको देना है अमेरिकन को, तो भैया तुम्हें फिर फॉरेन करेंसी चाहिए। और देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत ध्यान समझना, फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाएगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट घट जाएगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, इसलिए डायग्राम इसका डाउनवर्डली स्लोपिंग है डिमांड की तरह। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट है यहाँ पे, यहाँ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, और इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है सप्लाई। सप्लाई का डायग्राम अपवर्ड स्लोप होता है क्लास, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा अगर तो सप्लाई जो है वो क्लास हम बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली हम चाहेंगे ज़्यादा डॉलर आए हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज रेट जितना बढ़ेगा हम चाहेंगे उतनी हमारे पास सप्लाई आए डॉलर की। गोल्ड अगर महंगा है तो हम चाहते हैं हमारे पास गोल्ड ज़्यादा आए, डायमंड और महंगा है तो हम चाहते हैं हमारा डायमंड और ज़्यादा आए। तो जितना रेट बढ़ेगा हम चाहेंगे उतना सप्लाई हमारे पास जो है डॉलर का वो ज़्यादा आए। पर डॉलर की सप्लाई आती कैसे है, हमारे पास डॉलर आता कब है? तो वाई फॉरेन एक्सचेंज सप्लाइड, यानी सोर्सेस ऑफ सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, पहला एक्सपोर्ट, हम जितना सामान बाहर बेचेंगे, बाहर से जितना भी इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आएगा, इन सभी केसेस में हमारे पास फॉरेन करेंसी का सप्लाई होगा, फॉरेन करेंसी आएगी। गिफ्ट डोनेशन चैरिटी हमें मिलेगा तो फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन टूरिस्ट हमारी कंट्री में आएंगे तो भी फॉरेन करेंसी आएगी। और फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम क्लास इक्विलिब्रियम का है, बना लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं? वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल। जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होगा उसको हम इक्विलिब्रियम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ये जो रेट हो गया यहाँ पे OR, इसको बोलते हैं पार या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। OQ क्या है? डिमांड और सप्लाई। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से बना लो। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसी को हम लोग एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी भी कहते हैं। क्या है इसका मतलब, समझते हैं अच्छे से। $1 पहले 50 रुपए का था, आज $1 80 रुपए का हो गया, यानी कि हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ डॉलर को परचेज करने के लिए। इसका मतलब हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसी को हम कह सकते हैं एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। उनकी करेंसी की क्लास स्ट्रांग हो गई, पावरफुल हो गई, क्योंकि वो $1 लेके आते थे, 50 रुपए की शॉपिंग करते थे, आज वो $1 लेके आते हैं और 80 रुपए की शॉपिंग करते हैं। इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसके दो कारण हैं, डेप्रीशिएशन के दो कारण हैं। मीनिंग तो समझ गया आप डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है। सेम टाइम पे हम इसको एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी भी कह सकते हैं। इसके दो रीजन है, फॉरेन करेंसी की डिमांड का बढ़ना या फिर फॉरेन करेंसी की सप्लाई का कम होना। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ाओगे तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, नया पॉइंट E' ये बनेगा। तो देखो रेट आपको क्या मिलेगा, पहले से ज्यादा मिलेगा, और क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट रेट देखो बढ़ गया।
यानी कि $1 पहले 50 रुपए का था, अब बढ़कर कितना हो गया, 60 रुपए का हो गया। इसी को बोलते हैं डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। रीजन क्या है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। और दूसरा रीजन क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। सप्लाई कम हो रही है, फॉरेन करेंसी आ ही नहीं रहा। जिस चीज की सप्लाई कम होगी भैया वो तो महंगा होगा ही होगा। ये है डिमांड, ये सप्लाई, ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां डिमांड सप्लाई बराबर है। सप्लाई कम होने की वजह से सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ये बनेगा ई डैश। तो नया पॉइंट बन गया, यहां से लाइन खींचोगे देखो आर, ओ आर से ओ आर डैश, यानी कि एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ गया। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मीनिंग, उसके दो रीजन आप ये ध्यान रखना। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का इंपैक्ट क्या होगा यार, थोड़ा सा इंपैक्ट समझ के चलना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मान लो $1 पहले 50 रुपए का था, अब वो $1 80 रुपए का हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी जो करेंसी है वो कमजोर हो गई, और सेम इसको हम लोग बोलते हैं एप्रीशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, उनकी करेंसी जो है वो पावरफुल हो गई। इसके रीजन दो बताए थे मैंने क्लास आपको, डिमांड ज्यादा या सप्लाई कम, ठीक है। अब सवाल यह है कि इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। जब मैं बोलता हूँ इसका एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट को ही नेशनल इनकम भी बोलेंगे, बिकॉज एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होगा तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगा, वो दोनों सेम लाइन में रहती है, दोनों सेम चीजें चलती हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो यार, इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट्स पे। तो यार पहले $1 लेके आते थे, 50 रुपए की शॉपिंग करते थे, आज ये सेम अमाउंट ऑफ डॉलर लेके आते हैं और 80 रुपए की शॉपिंग करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ डॉलर, और शॉपिंग क्लास इनकी बढ़ जाती है 80 रुपीज की। तो इस सिचुएशन में क्लास, पहले हम 50 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करते थे, अब हम 80 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट या नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, जबकि इंपोर्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे क्लास, कम हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है। हम लोग पहले हम लोग क्या करते थे, 50 रुपए लेके आते थे, $1 का सामान खरीदते थे, अब हमें 80 चाहिए तो हम कम खरीदेंगे, तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एप्रीशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं और हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो घट जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड जो चीज है यहाँ पे, एप्रीशिएशन, ये हो गया एप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसका रीजन क्या, इंपैक्ट क्या होगा, एप्रीशिएशन का मतलब क्या है, $1 पहले 70 रुपए का था, आज $1 60 रुपए का है। पहले हम 70 रुपए देते थे $1 को परचेज करने के लिए, आज हम सिर्फ 60 रुपए दे रहे हैं, यानी हमारी करेंसी पावरफुल हो गई। इंडियन रुपी इज मोर पावरफुल, हमारी करेंसी ताकतवर हो गई, पावरफुल हो गई। इसको बोलते हैं एप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सेम चीज को हम बोल सकते हैं डेप्रीशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इसके कारण क्या है, सबसे पहला कारण है सप्लाई का बढ़ना, बिल्कुल पहले केस से उल्टा, ये हो गया इक्विलिब्रियम। सप्लाई का बढ़ना, सप्लाई क्या हो रहा है क्लास, इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई का जो है क्लास बढ़ना। अगर सप्लाई बढ़ेगा तो देखो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, डाउन आ गया, नया पॉइंट ये हो गया, एक्सचेंज रेट नीचे आ गया, डाउन हो गया, यानी कि 70 की जगह 60 हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं एप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, या इसी चीज को बोलते हैं डेप्रीशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम, अब डिमांड कम हो गया, डिमांड पीछे की तरफ आ गया, नया पॉइंट बनेगा ई डैश, तो रेट ही नीचे आ गया, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट ओ आर से क्या हो गया, ओ आर डैश हो गया, यानी कि हमारी जो करेंसी का रेट है वो कम हो गया, हमें कम पैसे देने पड़ेंगे फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, बिल्कुल उसका उल्टा। अब यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, इंपोर्ट क्या होगा, ध्यान समझना। $1 पहले आता था 70 रुपए का, आज $1 आ रहा है 60 रुपए का, यानी कि फॉरेनर हमारे यहाँ पे $1 लेके आते थे, पहले 70 रुपए की शॉपिंग करते थे, अब सेम अमाउंट में सिर्फ 60 रुपए की शॉपिंग कर पाएंगे, तो यानी कि वो चीजें कम खरीदेंगे, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए आसान हो गया चीजें खरीदना, पहले 70 रुपए का सामान खरीदते थे, अब सेम सामान 60 का मिल रहा है, तो हम लोग ज्यादा खरीदेंगे वहां से, तो इंपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। हम वहां से खरीद रहे हैं इंपोर्ट, वो हमारे यहाँ से खरीद रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये पॉइंट बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अच्छा, कुछ बच्चों को ना एक कंफ्यूजिंग ये भी आता है कि सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड घटेगी, ठीक है। आज आप कह रहे हो अगर हम फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ाएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये कुछ दो उल्टी बातें नहीं होगी बेटा, बात बिल्कुल सही है, आप गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान सुनना। फॉरेन एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट डिमांड पे वो बिल्कुल अलग है।
फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड पे क्या असर हो रहा है ये एक अलग क्वेश्चन है, और डिमांड का फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या असर हो रहा है ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, कोई भी सामान का प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड कम होती है, लेकिन अगर हम किसी चीज की डिमांड को बढ़ाएंगे, हम ज्यादा डिमांड करेंगे किसी चीज की, तो वो सामान महंगा ही होना है। आप खुद देखो, आप किसी चीज की ज्यादा डिमांड करो, देखो अपने आप ही वो सामान महंगा मिलने लगेगा मार्केट में। तो ये डिमांड का एफईआर पे असर, एफईआर का डिमांड पे असर, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों के रिलेशन अलग अलग है। तो इट्स बेटर कि आप समझ के करो, ठीक है। ये हो गया क्लास डेप्रीशिएशन एप्रीशिएशन। अच्छा, नेक्स्ट है क्लास डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन एंड डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डीवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता था, डेप्रीशिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है। डीवैल्यूएशन क्या है? इट रेफर्स टू फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये भी वही है, फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम रेट। कंट्रोल की बात करें, सरकार के पास कंट्रोल है यहाँ पे। कंट्रोल मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड सप्लाई के ऊपर ये डिपेंड करता है। एक्सचेंज रेट सिस्टम ये फिक्स्ड है और ये क्या है क्लास? फ्लेक्सिबल। इसका डिफरेंस याद रखना है डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का। नाउ हमारा आखिरी चैप्टर है और इसके साथ हमारा पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स आज खत्म हो गया। मैंने आपसे कहा था कि 12 और 13 ये 2 दिन, 12 की शाम को थोड़ा बहुत कराया, आज 13 है। आज मैंने ये पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स से आखिरी चैप्टर साथ अभी नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में खत्म कर दूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एसपीसीसी ऐप पे जो मॉक टेस्ट है उनको जरूर 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 लगाओ। 3 मॉक टेस्ट हैं, ऑल्टरनेट डेज पे लगा लो। दूसरा, या डेली लगा लो, एक डेली बेहतर रहेगा। तीसरा कि आज रात 12 बजे से पहले आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा जड़ से A to Z खत्म कर देना है। कुछ ताकि बच गया अगर कोई चीज तो वो क्लास हम आगे कवर कर लेंगे, हमारे पास टाइम रहेगा। और नेक्स्ट 2 डेज के अंदर 14-15 ये जो 2 दिन हमारे पास बचेंगे ना, उसमें हम लोग पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। फिर भी हमारे पास 2 दिन और बचेंगे क्लास 16-17 का, तो उसमें मॉक टेस्ट जो रह गए हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें, लाइव रिवीजन, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग तब कर लेंगे। सो प्लीज़ आप अच्छे से आज ख़त्म कर दो, अब मत टालो। ये तीनों जो पेपर हैं आगे के, वो सब अच्छे से क्लास हम लोग करेंगे और मैं आपके साथ हूँ। आप देख ही रहे हो वीडियोस कैसे आ रही हैं, और ऐसे ही क्लास चलता रहेगा टिल एग्जाम तक, ठीक है। चलो, आखिरी चैप्टर बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंडिया ने पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितने रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया और कितने रुपए का सामान इंपोर्ट किया है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड किया जाता है क्लास बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ विजिबल और टेंजिबल आइटम, यानी कि बीओटी, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स, सिर्फ विजिबल आइटम, इनविजिबल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ विजिबल आइटम। बीओटी बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू बीओपी। ये पूरा का पूरा बीओपी है और बीओटी इसका छोटा सा हिस्सा है। तो आप समझ लो बीओपी का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो है बीओटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड 3 टाइप का होता है। सबसे पहला फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से। अनफेवरेबल, जहां पे इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से। और इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है क्लास? एक कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितने रुपए के गुड्स को एक्सपोर्ट किया है और कितने रुपए के गुड्स को इंपोर्ट किया है, जो उसका डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। वो 3 तरीके से हो सकता है, सरप्लस, डेफिसिट और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर, सरप्लस एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, डेफिसिट इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम। बट बीओटी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि एक वाइडर टर्म है, और इवन बीओपी के अंदर ही छोटा सा हिस्सा बीओटी भी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितनी भी चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट की है सब कुछ रिकॉर्ड होता है। इसके अंदर पहली चीज है विजिबल आइटम जो रिकॉर्ड होती है। दूसरी चीज इनविजिबल आइटम। विजिबल आइटम को हम लोग गुड्स भी बोल देते हैं, इनविजिबल आइटम को सर्विसेज बोलते हैं। तीसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड पेमेंट, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी। और अगला है क्लास कैपिटल ट्रांसफर, जहां पे आप बिजनेस की किसी एसेट्स को खरीद रहे हो, एसेट्स को बेच रहे हो, कुल मिला के इन्वेस्टमेंट, लोन, ये सब चीजें आती हैं। तो ये चारों चीजें बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। 4 आइटम, गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट होते हैं,
करंट अकाउंट इन बीओपी और कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। करंट अकाउंट में तीन चीजें रिकॉर्ड होती हैं, क्या? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर। ध्यान से समझना, जितने भी एक्सपोर्ट करते हो आप, गुड्स का मतलब सिर्फ टेंजिबल, राइस, वीट, मशीनरीज आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो सारा का सारा यहाँ पे आएगा, उसको बोलते हैं प्लस आइटम या फिर उसको बोलते हैं क्रेडिट आइटम। जितना भी आप एक्सपोर्ट करते हो ना, इसे प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम बोलते हैं, क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी हमारे देश में आता है। और जितना भी आप इंपोर्ट करते हो, बाहर से खरीदते हो, उसको हम लोग माइनस आइटम या डेबिट आइटम बोलते हैं, क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी हमारे देश से बाहर चला जाता है। तो ऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव या क्रेडिट आइटम, ऑल इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड एज नेगेटिव और डेबिट आइटम। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेम टू सेम, जितने भी सर्विसेज है, चाहे वो फैक्ट्री सर्विसेज हो, कहीं पे काम करके आप पैसे कमा रहे हो, या कोई मशीनरी वगैरह गिरवी रख के आप पैसे कमा रहे हो, या फिर कोई और सेवा कर रहे हो, आप कोई अदर सर्विस दे रहे हो जहाँ पे मशीनरीज का इन्वॉल्वमेंट है, वो नॉन फैक्ट्री सर्विसेज है। मैं काम करके पैसे कमाता हूँ और वो फैक्टर सर्विसेज हो गया, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी दे रखी है, मैं गाड़ी के बदले पैसे लेता हूँ हर रोज किराया, वो आपका नॉन फैक्टर सर्विसेज हो गया। सारी सर्विसेज, आप सर्विसेज ले रहे हो तो माइनस आइटम की सर्विस लोगे तो पैसा देना पड़ेगा, आप सर्विस दे रहे हो किसी को तो आपको पैसा मिलेगा प्लस आइटम। कुल मिला के पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, चाहे करंट अकाउंट पढ़ रहे हो चाहे कैपिटल अकाउंट, जब भी फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगा वो प्लस आइटम होगा, और जब भी फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ से जाएगा तो वो माइनस आइटम होगा या डेबिट आइटम होगा। ठीक है। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, वन साइड, चाहे कोई रेमिटेंस हो, बाहर से आपको क्लास पैसा मिल रहा है, आपके रिश्तेदार बाहर रहते हैं वो आपको पैसे भेज रहे हैं, तो गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, रिसीव, अगर आपको रिसीव्ड हो गया तो वो प्लस या क्रेडिट आइटम है। प्लस को ही बोलते हैं क्रेडिट आइटम, अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा वो। और गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी दिया है, गिफ्ट टू अदर्स, आपने किसी को दिया है तो वो माइनस आइटम या डेबिट आइटम। ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, एक कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी ट्रांजेक्शन किया है सब कुछ रिकॉर्ड होता है। इसके दो अकाउंट हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आता है। हर वो चीज जहां से फॉरेन करेंसी आती है उसको प्लस आइटम बोलते हैं, और जहां से फॉरेन करेंसी हमारे देश से चला गया उसको माइनस आइटम बोलते हैं। प्लस को क्रेडिट और माइनस को डेबिट आइटम बोला जाता है। राइट, नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की भी क्लास तीन कंपोनेंट है, पहला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा है बोरोइंग्स, तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, हम वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर हम इंडियन रेजिडेंट्स अगर हम बाहर कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी चला जाएगा, माइनस आइटम। बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, एनआरआई इंडिया में लेके आएंगे पैसे को, तो पैसा आएगा प्लस आइटम। प्लस मतलब क्रेडिट, माइनस मतलब डेबिट। इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं क्लास, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल होता है हमारा, आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट पे पूरा कंट्रोल आपका है। अगर आपने कोई कंपनी खरीदी उस कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लेकिन इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, शेयर के प्राइस पे आपका कंट्रोल नहीं है। मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूं बट उसके प्राइस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, अगर हमारे कंट्री में आ रहा है इन्वेस्टमेंट, पैसा आ रहा है, प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम, हम लोग वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो माइनस आइटम या डेबिट आइटम। बोरोइंग्स, कोई भी बोरोइंग हो सकता है, कमर्शियल बोरोइंग्स हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बोरोइंग हो, कोई भी उधार हो, हमने उधार लिया प्लस आइटम क्योंकि करेंसी आया, हम उधार दे रहे हैं किसी को तो माइनस आइटम क्योंकि करेंसी हमारे देश से बाहर चला गया। अगला है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। आपने ध्यान समझना, एक्सपोर्ट किया $100 का और आपने इंपोर्ट किया $80 का, तो आपके पास अभी भी प्लस $20 सरप्लस बचा है। आप इस सरप्लस को क्या करोगे क्लास? ऐड इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऐड इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, अपने पास फॉरेन करेंसी का भंडार रखता है। तो हमें लगा कि यार हमने $100 का एक्सपोर्ट किया है, हमारे हाथ में $100 है, 80 का इंपोर्ट किया, उसी में से 80 दे दो उनको, $20 अभी भी हमारे पास फालतू बचा है, तो ये हम डाल देते हैं क्लास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर। तो इसको बोलते हैं क्लास माइनस आइटम, माइनस आइटम या क्रेडिट आइटम। क्यों? क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी हमारे देश से बाहर चला गया, रिजर्व के अंदर चला गया, माइनस आइटम या डेबिट आइटम। लेकिन अगर क्लास हमने एक्सपोर्ट किया है $100 का और इंपोर्ट किया है
$150 का, तो ये -50 है। तो हमने एक्सपोर्ट किया $100, आ गया हमारे हाथ में $100। इंपोर्ट किया 150, ये 100 तो दे दिया, 50 और चाहिए, तो गुल्लक से निकालेंगे। आरबीआई समझ लो गुल्लक है, गुल्लक से पैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं विड्रॉन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। विड्रॉन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और वो क्या होता है क्लास? प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम। तो यानी कि अगर गुल्लक से पैसे निकाल रहे हैं, देश में पैसा आ रहा है प्लस आइटम, गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं, देश से पैसा जा रहा है माइनस आइटम। तो एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर आप एडिशन कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो माइनस या क्रेडिट आइटम है। विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो देश में पैसा आ रहा है, वो प्लस या क्रेडिट आइटम है। ये आपको ध्यान रखना है, विड्रॉ कर रहे हैं तो प्लस, एडिशन टू रिजर्व है तो माइनस। ये पॉइंट में गलती होती है, इसलिए मैंने आपको देखो डिटेल में अलग से लिख के पेज पे समझाया है। तो ये हो गया आपका चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो करंट अकाउंट में तीन चीजें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट में तीन चीजें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट कैपिटल अकाउंट की दो चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड की तरह बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो सरप्लस डेफिसिट आता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्वल रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट ना हमेशा बैलेंस रहता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है सरप्लस है, डेफिसिट है, उसको ठीक करते हैं हम लोग कौन से ट्रांजेक्शन से? एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन से। सुनो जरा ध्यान से, इक्विलिब्रियम इन बीओपी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट दोनों का बैलेंस जीरो है। जितना एक्सपोर्ट किया 100 एक्सपोर्ट किया, 100 इंपोर्ट किया, कुछ बचा नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो आ गया, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन बीओपी। और यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल रिजर्व का मूवमेंट नहीं हुआ, सेंट्रल बैंक से कोई छेड़खानी नहीं हुई। $100 का एक्सपोर्ट किया, $100 का इंपोर्ट किया, सेंट्रल बैंक से ना पैसे निकालने की जरूरत पड़ी ना डालने की जरूरत पड़ी। नो एडिशन, नो विड्रॉन ऑफ रिजर्व, ठीक है। लेकिन अगर ये डिसइक्विलिब्रियम में है, यानी कि सरप्लस है जहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, या डेफिसिट है जहां पे एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा, तो इस सिचुएशन में हमें इसे बराबर करना है। और हम किस ट्रांजैक्शन से बीओपी के सरप्लस और डेफिसिट को बराबर करते हैं? एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ध्यान रखना, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई सरप्लस कोई डेफिसिट है, हमें उसे हमेशा बैलेंस करना है। अगर कोई सरप्लस या डेफिसिट है तो उसे एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन से हम क्या करते हैं क्लास? ठीक करते हैं। ये आप ध्यान रखना। और साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो वो सब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन लास्ट में बीओपी को मैच करने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन किया जाता है, दोज आर कॉल्ड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट है एकदम। ऑटोनोमस आइटम्स किसे बोलते हैं क्लास? साल भर में जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपने की है मुनाफा कमाने के लिए, चाहे आपने इंपोर्ट ऑफ मशीनरी की है, चाहे गिफ्ट दिया है, चाहे एफडीआई किया है, कोई भी ट्रांजैक्शन साल भर में अगर आपने किया, एनी ट्रांजैक्शन, वो सब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है। लेकिन एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं क्लास? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस और डेफिसिट को कवर करने के लिए होते हैं, चाहे विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, चाहे लोन टू आईएमएफ या लोन फ्रॉम आईएमएफ हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर करने के लिए जो भी तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो एकोमोडेटिंग है, और साल भर रैंडमली आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया वो क्लास आपका ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस साल भर में कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट नेचर का है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो वो इंडिपेंडेंट नेचर का है, जबकि एकोमोडेटिंग क्या है? These items are dependent in nature, ये dependent in nature है। These items take place on both current and capital account। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में आता है, जबकि एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में आता है क्लास? कैपिटल अकाउंट में आता है। These items are known as above the line item। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को हम अबव द लाइन आइटम बोलते हैं, जबकि एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को हम बिलो द लाइन आइटम बोलते हैं। ये ऊपर लिखा जाता है अबव द लाइन आइटम, ये नीचे लिखा जाता है बिलो द लाइन आइटम। पहले ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आता है, फिर एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन आता है। ऑटोनोमस करंट कैपिटल अकाउंट दोनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, बट जो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है ना वो हमेशा और हमेशा क्लास कैपिटल अकाउंट में ही होगा, राइट। ये डिफरेंस है, और यहाँ पे क्लास ये खत्म हो गया। मैं अगेन एक चीज रिपीट करना चाहूंगा, मैंने ये पूरा का पूरा रिवीजन ऐसे कराया है जैसे क्लास आपने एक बार पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में होगा, कंप्लीट रिवीजन करा लिया, वन शॉट। बहुत मेहनत लगती है क्लास, प्लीज आप लाइक करा करो, शेयर करा करो। ये लास्ट कुछ दिन में क्लास हमें भी मोटिवेशन चाहिए दिन रात मेहनत करने के लिए, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करा करो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को लिख के रखना है क्लास, बार बार नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लिख के रखो, और किसी भी तरीके से नेक्स्ट डे नेक्स्ट
डे पे आने से पहले पूरा का पूरा पुराना काम कवर कर लो, कुछ अब इकट्ठा मत करो, राइट। और एक छोटे से मतलब कि इन शॉर्ट में सब कुछ लिख के रखो ताकि एक दिन पहले आप सारा रिवाइज कर सको। हालांकि मैं लाइव कराऊंगा, बाकी मॉक टेस्ट आई होप आप बना रहे हो एंड कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर जितना मैं कराऊंगा क्लास इन कुछ दिन में ही, इन 4 दिन में सारा इसी से कवर होगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। मेहनत करो, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा। इसके बाद मैं और इंडियन इकोनॉमी के वन शॉट वगैरह बनाऊंगा आप लोगों के लिए, एग्जाम बिफोर एग्जाम गैप रिवीजन के लिए। देखते रहना, कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट में मुझे बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, एक लाइक जरूर करके जाना सब लोग। और कितना कवर हो गया मुझे कमेंट में बताओ, और जो भी आप चाहते हो मेरे से वो मुझे बताओ, मैं क्लास उस पर काम करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।